students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों को. जो भी 11th क्लास के बच्चे इन वीडियोस को देख रहे होंगे उनको पता होगा कि हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर खत्म कर लिया है, वो की है रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो सेकेंड चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, इट इज द बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. ये आपके एनसीईआरटी का टाइटल है. कॉमनली लोग इसे सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं. ये जो तंत्र आपको दिखाई दे रहा है, आधे से अधिक लोग, क्योंकि आप बायोलॉजी ले लिए हैं तो कम से कम इतनी बात तो आप समझ गए ही होंगे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें हार्ट के बारे में, हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं इन ब्लू पाइप्स के बारे में जिन्हें आप वेन्स कहते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं इन रेड पाइप्स के बारे में जिन्हें आप कहते हैं आर्टरीज. ओके, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको इस पूरे कनेक्शन के बारे में मैं पढ़ाने वाली हूँ. आई नो, मैं ये जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हमें पहला चैप्टर क्यों नहीं पढ़ाया गया. बेटा, इसके बाद हम लोग पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकेंड लार्जेस्ट चैप्टर है, तो इसको वी हैव टू कंप्लीट. क्योंकि अगर मैं ये आपको आखिरी में कंप्लीट कराऊंगी तो आप इसको याद नहीं कर पाएंगे, आप इसको समझ नहीं पाएंगे. तो मैडम आपने पहले इसको क्यों नहीं पढ़ाया? मैंने पहले इसको इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैं आपको बहुत कुछ बता चुकी हूं जो कि इससे रिलेटेड था, लाइक हीमोग्लोबिन, आरबीसी, ये सारी चीजें. ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, इसलिए मैं आज सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू कर रही हूं. जिन लोगों को भी लग रहा है कि हमें पहले चैप्टर से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है. आप लोगों ने देखा कि हम लोगों की पढ़ने की पेस बहुत अच्छी है. हम लोगों ने फटाफट 11th क्लास का पहला चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो कंप्लीट कर लिया है. तो उसी पेस से हम लोग चलेंगे और ये वाला चैप्टर भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. समय पर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो आप रिवीजन भी अच्छे से कर पाएंगे और मैं आपको अच्छे से रिवीजन करवा पाऊंगी. सो विदाउट अ फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. तो ये डायग्राम जो पीछे मैंने आपको लगाया है, एक्चुअली इसी सब के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, तो घबराना नहीं है कि ये भूत जैसा, चुड़ैल जैसा दिख क्या रहा है. ओके, सो दिस इज द हार्ट. सेंटर पे जो दिख रहा है वो क्या है? हार्ट. और ऐसा ही होता है, ऐसा लगता है ना कि हम मुट्ठी बांधे खड़े हुए हैं, तो एक्चुअली आपका हार्ट ऐसे मुट्ठी बांधे जैसा दिखता ही है. रियल में भी अगर आप हार्ट यूट्यूब में डालेंगे ना तो आपको दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि कोई चीज पड़ी हुई है जो कि मुट्ठी बांधे हुए है. डन. तो वी हैव सो मेनी पाइप्स जो कि आपके हार्ट से बाहर निकलती हैं. सम ऑफ देम आर ब्लू, सम ऑफ देम आर रेड. व्हाट आर दीज? लेट्स स्टार्ट. ठीक है, चलिए. सो व्हाट इज द नीड ऑफ सर्कुलेशन? पहले मैं आपको ये बताती हूं, जो भी 10th क्लास, क्योंकि आपने 10th क्लास देखो, ऐसा लग रहा है ना कि मुट्ठी में ऐसा मुट्ठी बंधी हुई है, तो ऐसा लगता ही है हार्ट. तो सबसे पहले हमको बच्चों ये जानने की जरूरत है बेटा कि सर्कुलेशन की जरूरत है क्या. ठीक है क्यों? ठीक, क्योंकि जब भी हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग रेस्पायर करते हैं, हम लोगों ने बहुत सारा चीज पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है. ऑल द पॉइजनस गैस जो कि आपकी बॉडी को इफेक्ट करती है, उन सबको आपको शरीर से रिमूव करना है कि नहीं करना है. देन व्हाट इज द मीडियम? मीडियम इज द ब्लड. ठीक है, और इस मीडियम को आपकी बॉडी जो है जिस तरीके से घुमाती है, यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां, उस सिस्टम को आप कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, सो वी हैव सो मेनी थिंग्स टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ मटेरियल वी नीड अ प्रॉपर चैनल. दिस चैनल इज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम. डन. ओके, तो जैसे कि हमारी बॉडी ने डाइजेशन सिस्टम के दौरान बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बनाए, हमने बहुत सारा बनाया, ग्लूकोज बनाया, फैट बनाया, लिपिड बनाया, एवरीथिंग, वी हैड सो मेनी थिंग्स. ठीक है, हमने बहुत सारी चीजें बनाई, बट वी नीड टू ट्रांसपोर्ट. हमें क्या करना है? उसे ट्रांसपोर्ट करना है. तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें ब्लड चाहिए, और ब्लड फिर उस न्यूट्रिएंट को पूरे शरीर में जहां जहां उसकी जरूरत होगी उसको पहुंचाता रहेगा. बदले में न्यूट्रिएंट जब आप तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा शरीर से? बताइए क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. उस कार्बन डाइऑक्साइड को आप वापस से ब्लड में देंगे और फिर ब्लड पूरे बॉडी में घूमेगा? नहीं, फिर वो ब्लड लंग्स में आएगा और CO2 को आप बाहर निकाल देंगे. सो देयर इज अ मीडियम कॉल्ड ब्लड जो कि न्यूट्रिएंट को बॉडी में पहुंचाता है और CO2 को लंग्स में लेके आता है. सपोज दैट, अब आप ये सोचो कि मान लो आपके पास ब्लड नहीं होता तो क्या होता? तो होता है ये कि आपके शरीर में धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होती जाती,
बॉडी में पीएच का लेवल कम हो जाता और आप मर जाते। सो वी नीड अ प्रॉपर चैनल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट। डन? इतनी बात समझ में आई? नाउ लुक एट द स्लाइड्स, क्या लिखा है इसमें। We know that all the living cell require a constant supply of nutrient, oxygen and other essential substances, isn't it? भाई तुम जीवन जीने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? मैडम खाना। अरे भैया खाना सबको चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए क्या? भाई सुबह उठ के सुबह से शाम तक रात तक सोते से उठने तक क्या लेते हो तुम? सांस। तो खाने से जरूरत ज्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की। तो वी नीड न्यूट्रिएंट्स, वी नीड ऑक्सीजन, ठीक है। वी नीड ऑल एसेंशियल थिंग जो कि शरीर के लिए जरूरत होती, किसी एक को भी अपन छोड़ नहीं सकते। और छोड़ना है तो बेटा छोड़ के देखो, 14-15 दिन बाद मुझे कमेंट में लिख के बताना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, ठीक है। तो वी नीड ऑल द एसेंशियल थिंग्स जो कि आपके शरीर के लिए जरूरी होती हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से आपको एसेंशियल चीजें शरीर के लिए जरूरी हैं, वैसे शरीर भी बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है, जैसे CO2 निकालता है, बहुत सारी और भी गैसेस निकालता है। इन सब चीजों को बॉडी से रिमूव होना चाहिए ताकि बॉडी आपकी हेल्दी बनी रहे। So also the waste or harmful substances produced need to be removed continuously for the healthy functioning of the tissue, isn't it? क्योंकि अगर से आपको इतना रेस्पिरेटरी सिस्टम भर भर के पढ़ाया है भाई, इतना तो पता होना चाहिए कि अगर CO2 का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो पीएच क्या हो जाता है? गिर जाता है और आपकी बॉडी में एसिडोसिस हो जाता है और आप मर भी सकते हैं, ठीक है। Now therefore essential to have efficient mechanism, we need a efficient mechanism for the movement of these substances to the cell and form the cell, ठीक है। तो हमें एक परफेक्ट मैकेनिज्म चाहिए ताकि हम इन न्यूट्रिएंट्स को सेल टू सेल ट्रांसफर कर सके और उस सेल से हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले सके। डन? सो ये जो है ये आदमी है, ब्लू इज द वेन, रेड इज द आर्टरी, मुट्ठी शेप इज द हार्ट, ठीक। नाउ नेक्स्ट थिंग देखिए, सिंपल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हम लोगों ने ये पढ़ा कि वी हैव द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन द 10th क्लास, ठीक है। हमने 10th क्लास में क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा कि हमारे पास ब्लड है, हमारे पास हार्ट है, हमारे पास आर्टरीज है, हमारे पास वेन्स है, ठीक। ये अपनी बात हुई। पर अब आपको ये सोचना है कि क्या हर ऑर्गेनिज्म में ऐसा ही सर्कुलेशन होता है? नो नो नो, ऐसा सर्कुलेशन हर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। वी हैव द मोस्ट डेवलप्ड, स्मार्ट एंड वेरी मच इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज ह्यूमन बीइंग। पर हर कोई इतना इंटेलिजेंट, इतना होशियार नहीं होता। सोचिए अमीबा के बारे में, ठीक है। अमीबा अर्थ का सबसे, मतलब एक बहुत छोटा, अर्थ का सबसे छोटा तो नहीं कह सकते, बट इट इज द स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ठीक। छोटा होता है। तुम्हारे जैसे आर्टरीज, वेन और ब्लड होंगी क्या उसमें? नो। फिर भी उसे एक परफेक्ट सर्कुलेशन की जरूरत है, जितनी उसकी बॉडी है उसके हिसाब से। तो उनके बॉडी में क्या होता है? साइक्लोसिस, ठीक है। अगर मैं एक छोटे से अमीबा का डायग्राम ड्रॉ करूं तो उनमें क्या पाया जाता है बच्चों? उनमें पाया जाता है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या होता है कि इसमें जो पानी होता है, पूरा अमीबा जो है आपको पता है कि सिंपल डिफ्यूजन मेथड से पानी को अंदर ले लेता है, और जब वो पानी को अंदर लेता है तो पानी के थ्रू क्या क्या आते हैं? उसके पास न्यूट्रिएंट्स आते हैं, उसके पास क्या आती है? ऑक्सीजन आती है। डन? अब साइक्लोसिस प्रोसेस के दौरान जो है अमीबा को क्या दिया जाएगा? क्या दिया जाएगा? पानी दिया जाएगा जितनी उसकी जरूरत है, न्यूट्रिएंट दिया जाएगा जो कि उसकी जरूरत है, और क्या दिया जाएगा? ऑक्सीजन दिया जाएगा। बदले में अमीबा क्या प्रोड्यूस करेगा? CO2, जो उसी पानी को दिया जाएगा जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स आ रहे थे, फिर पानी बाहर हो जाएगा। पर इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए पानी का कंटिन्यूअसली मूवमेंट होना जरूरी है, नहीं तो पता चला इस पार्ट को ऑक्सीजन मिल गया, इस पार्ट को मिला ही नहीं, तो बेचारा इसका ये वाला आर्म कट के गिर गया। तो ये चीज अपने को समझना बहुत जरूरी है कि वी हैव ब्लड, we have proper circulatory system, but if we are talking about the smaller organism, they have some different type of mechanism, like amoeba has the cyclosis, ठीक है। amoeba has the cyclosis. cyclosis is the method जिसमें पानी जो है वो इधर से उधर ट्रेवल करता है और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, और सेम मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालता है। ओके, डन। कोई बात इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं होनी चाहिए। जैसे इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि ब्लड जो होता है इट इज अ मीडियम। क्या होता है ब्लड? ब्लड इज अ मीडियम जो कि न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है और वेस्ट को बॉडी में लंग्स के थ्रू बाहर करता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द गैसेस, ठीक है। और वी हैव सो मेनी और डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट, पर अभी हम गैस के बारे में बात करते हैं, ठीक। पर हर ऑर्गेनिज्म में रेड कलर का ब्लड हो ये जरूरी नहीं है, इसीलिए मीडियम भी हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास हीमोग्लोबिन है तो किसी के पास जो हीमोरिथ्रीन है,
किसी के पास हीमोसाइनिन है, जैसे कॉकरोच के पास जो ब्लड होता है वो होता है हीमोसाइनिन, जो कि कलरलेस ब्लड कहलाता है. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम टू, लाइक वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, तो जैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वैसा ही मीडियम भी होगा. अब अमीबा को किसी ब्लड की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटा है, तो पानी ही पूरे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए सफिशिएंट होता है. जैसे स्पॉन्जेस को जरूरत नहीं होती ब्लड की, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो सिलेंट्रेट्स को भी जरूरत नहीं होती, पानी से ही चीजें ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं. जैसे कि प्लेटेहेल्मिन्थ्स जो है इनके पास ट्रांसपोर्टेशन मीडियम होता है, बट इट इज नॉट द ब्लड. ब्लड कहाँ से शुरू हो जाता है? ब्लड शुरू हो जाता है आपके क्या कहते हैं एनिलिडा से, पर इट इज नॉट द कलरफुल ब्लड. अगर आप किसी केचुए को काटेंगे तो कभी उससे खून निकलता हुआ नहीं देखेंगे कि आपने केचुआ काटा और धर धर खून निकलने लगा, ऐसा कभी नहीं होता बेटा. तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम. जैसे ब्लड हमारा रेड होता है, वैसे किसी का ब्लड कलरलेस भी होता है. जैसे कि ग्रास हॉपर का ब्लड ग्रीन होता है, तो ऐसे वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम. ठीक है, पर मीडियम शुरू कहां से होता है? एनिलिडा से शुरू होता है. कलर वाला ब्लड किसके पास है? तुम्हारे पास होता है, बर्ड्स के पास होता है. जो लोग चिकन खाते हैं उनको पता होगा कि जब भी हलाल करवाते हैं तो खून निकलता है. इसका मतलब ये कि जैसा ब्लड हमारे पास है वैसे उनके पास भी है. तो आपको समझ में आया कि जैसा ऑर्गेनिज्म रहता है वैसा ही उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी रहता है, वैसे ही उनके ट्रांसपोर्टिंग मीडियम भी रहते हैं. ठीक है, देखिए सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक, देखो मैं अभी तुमको कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ही भगवान हूं. ठीक, आई एम जोकिंग. सो देखिए, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे स्पंजेस. ठीक है, हम पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है मैडम ये स्पंजेस क्यों आ रहा है, टेंशन नहीं लो भाई, पढ़ने वाले हैं पन. ठीक है, so simple organism like sponges like coelentrates circulate water. वाह वाह वाह, ये पहले बताया मैंने आपको कि स्पॉन्जेस हो गया, अमीबा हो गया और आपके सीलेंट्रेट हो गए, इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है. पानी से ऑक्सीजन लेंगे और पानी से ही कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी वेस्ट को बाहर कर सकते हैं. डन. So coelentrates circulate water present in their surrounding through their body cavities to facilitate the body cells to exchange the substances. Done. So there is no need of the blood in these type of small or simplest organism. बेटा कुछ जरूरत नहीं, पानी से काम चलेगा. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग देखिए. सो ये आदमी भाग रहा है, ये छोटा ऑर्गेनिज्म नहीं कि आधा लोग इसी को समझने लगे कि सीलेंट्रेट है. भाई ये हम लोग हैं. ओके, तो सीलेंट्रेट जैसे अमीबा मैंने यहाँ बना रखा है, तो इन सबको जरूरत नहीं होती किसी स्पेशल मीडियम, किसी स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम की. डन. कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ये मे भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि विच ऑर्गेनिज्म हैव परफेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम. हो सकता है कि तीन जो ऑप्शन हो वो छोटे ऑर्गेनिज्म वाले हो, जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए, सीलेंट्रेट हो गए, अमीबा हो गए, ह्यूमन हो गए. तुमको किसमें टिक करना है बताइए. आपको दिमाग लगाना है कि जो जितना कॉम्प्लेक्स होगा उसमें उतना कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, जो जितना सिंपल होगा उसमें सिंपलेस्ट टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा. तो साइक्लोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन. डन. नाउ नेक्स्ट थिंग, अब अपन लोग बात करते हैं हायर ऑर्गेनिज्म की. जैसे कि इफ देखो मैं यही चीज आपको पहले भी बता रही थी और वही यहां पे लिखी हुई है. इन मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस, blood is the commonly used body fluid for this purpose. Done. तो ये एक आदमी खड़ा है जो कि बहुत ही हैंडसम आदमी है. अरे नहीं दिख रहा है, मान लो हैंडसम आदमी है भाई. इसके चारों तरफ क्या है? इसके चारों तरफ है ब्लड. इट मींस कि हमारे लिए ट्रांसपोर्टिंग मीडियम क्या है बच्चों? क्या है बेटा? ब्लड. ठीक है, डन. ओके, कोई दिक्कत है इसमें? तो वैसे ही मैंने आपको बताया डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के मीडियम भी हो सकते हैं. जैसे हीमोसाइनिन हो गया, हीमोरिथ्रिन हो गया, ठीक है, हीमोवेनेडियम वाला भी हो गया, बहुत सारे होते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग, अनदर बॉडी फ्लूइड. अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज इसके बारे में बताऊं. जैसे कि हमारे बॉडी में जो गैसेस होती हैं वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं, जो वेस्ट होता है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, जो वेस्ट गैसेस होती हैं वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं. बट हमारे बॉडी में एक और ट्रांसपोर्टिंग मीडियम होता है ब्लड के अलावा. उस ट्रांसपोर्टिंग मीडियम को हम कहते हैं बच्चों लिम्फ. ठीक, क्या कहते हैं? लिम्फ. अच्छा, पता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं लसिका. ठीक है, नाम थोड़ा अजीब सा है पर ठीक है, इसका नाम है लसिका. एक्चुअली लिम्फ इज द पार्ट ऑफ द ब्लड. ठीक है, लिम्फ किसका पार्ट है? रक्त का ही पार्ट है, ब्लड का ही पार्ट है. कैसे बनेगा ये इस लेक्चर में, आगे वाले लेक्चर में हम जानेंगे.
तो एक तो हमारे पास मीडियम के नाम पर क्या है बच्चों बताइए, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। एक हमारे पास है ब्लड, क्या है ब्लड। दूसरा हमारे पास क्या है, लिम्फ। ठीक, सो वी हैव टू ट्रांसपोर्ट मीडियम, वन इज द ब्लड एंड सेकेंड इज द लिम्फ। ठीक है, लिम्फ इज द पार्ट ऑफ ब्लड but function is little bit different from the blood. So we have two medium, number one is the blood and number two is the lymph. ठीक, तो वैसे तो 90% या 80% ट्रांसपोर्टेशन ब्लड कर देता है, पर बहुत सारा, बहुत बड़ा, बहुत एक्सक्लूसिव फंक्शन है लिम्फ का, जो कि हम इन लेक्चर्स में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। इतने तक में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, कंफ्यूजन तो अभी शुरू होगा। ठीक है, तो ये हो गया ह्यूमन बीइंग, जिसके चारों तरफ जो है ये जो डिस्क शेप की आपको दिखाई दे रही है, इट इज आरबीसी। तो ये बड़ा खुश है कि इसके पास बहुत सारा खून है और इसको अब एनीमिया नहीं होगा। मैडम ये अब एनीमिया क्यों बोल रही हैं आप? क्योंकि एनीमिया एक बीमारी होती है जो कि खून की कमी से होती है। ठीक है, चलिए अब ये जो आपको एक GIF या इसको वीडियो कह सकते हैं दिख रहा होगा, थोड़ा सा अलग सा, अजीब सा लग रहा होगा, पर अजीब सा लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ योर बॉडी। This is called as blood. So we have two types of transporting medium ना बच्चों, एक होता है blood, दूसरा होता है lymph। lymph के बारे में बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, तो कोई घबराने की, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है बच्चों। 10th क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया है lymph के बारे में, उस वीडियो को आप देखना, तो थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड है ये। अच्छा, ये मैडम ब्लड ऐसा तो नहीं दिखता हमें जब कटवट जाता है? तो बेटा ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये ऐसा नहीं दिखता है। ब्लड आपको लिक्विड दिखाई देता होगा, पर एक्चुअली अंदर से ब्लड कैसा होता है? ब्लड ऐसा ही होता है। तो ये जो इस पाइप से निकल रहा है, इस पाइप का नाम है ब्लड वेसल बच्चों। क्या है? ब्लड वेसल्स। मैंने आपको दिखाए थे ना इसके पहले वाले में, देखिए ये जो रेड रेड दिखे हुए, दीज आर द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स। ओके, इन ब्लड वेसल्स के अंदर ये चीज बह रही है, दिस इज कॉल्ड एज ब्लड। और ब्लड के अंदर ये डिस्क शेप की सेल्स होती हैं, जिन्हें आप कहते हैं आरबीसी। मैडम ये बार बार ये व्हाइट व्हाइट कलर का क्या आ रहा है? दिस इज बेटा WBC। सो वी है, इतने तक तो हम ये समझ गए कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द ब्लड। वो क्या है वो बाद में जानेंगे। इतना समझ में आया कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द ब्लड। डन, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? अरे नहीं होने चाहिए, बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, सो दिस इज द ब्लड वेसल, जिसमें ब्लड बह रहा है। ब्लड के अंदर मैग्नीफाई करके जब हम लोगों ने ये इमेज देखी, तो हमें ये समझ में आया कि ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। कुछ डिस्क शेप की होती है, जिन्हें आप आरबीसी कहते हैं, और कुछ व्हाइट व्हाइट कलर की होती हैं, जिन्हें आप कहते हैं WBC। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब हम लोग, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इट इज वेरी ब्यूटीफुल वीडियो, इजंट इट? ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको ब्लड के बारे में बताती हूँ कि ब्लड क्या है। ठीक है, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, कहाँ पढ़ा हम लोगों ने? 9th क्लास में हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ रखा है। 11th क्लास में भी हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? एनिमल टिश्यू में पढ़ेंगे, जब हम लोग लिक्विड कनेक्टिव मीडियम के बारे में या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। डन। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि होता क्या है। ब्लड इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है बच्चों? ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, अब लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इसको क्यों कहते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ध्यान से देखिए। बॉडी में आपको पता है इंसान से इंसान को कौन जोड़ता है? खून। और इंसान को इंसान से कौन जोड़ता है? खुद को कौन जोड़ता है? ब्लड। ठीक, तो याद रखिएगा कि हर ऑर्गेनिज्म, चाहे इंसान लड़का हो या लड़की हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो, जवान हो, कुछ भी हो, सबके खून का कलर लाल ही होता है। कारण बताऊंगी, पर आपको यह समझना है कि इट इज द कनेक्टिव टिश्यू, जो बॉडी के हर पार्ट में एक जैसा ही होता है। अगर आपकी बॉडी में उंगली को ऑक्सीजन चाहिए है तो ब्लड ही ला के देगा। इस वाली उंगली को चाहिए तो भी ब्लड देगा, इसको चाहिए तो भी ब्लड देगा, इसको चाहिए तो भी देगा, इसको चाहिए तो भी देगा। तो ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू जो बॉडी के हर पार्ट को जोड़ने का काम करता है। क्योंकि ये एक लिक्विड है इसलिए इसको कहते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। डन, आई बात समझ में? अब मेरी बात को समझना। जब हम लोग किसी भी बारे में या किसी भी टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट द मैट्रिक्स। ठीक है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द मैट्रिक्स।
ठीक है। मैट्रिक्स इज द स्पेस इन बिटवीन द सेल्स, ठीक है, ये आप लोगों ने टिश्यूज में पढ़ा होगा। तो अगर मैट्रिक्स सॉलिड हो तो टिश्यू भी सॉलिड होता है, जैसे कि बोन, ठीक। पर अगर मैट्रिक्स कैसा हो, लिक्विड, तो टिश्यू भी कैसा होता है, लिक्विड। जैसे आपका लिम्फ और ब्लड, इनका मैट्रिक्स क्या होता है, लिक्विड, ओके। तो व्हाट इज द मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज द स्पेस इन बिटवीन द टू सेल्स, ओके। सो इट हैज द फ्लूइड मैट्रिक्स, इसीलिए लिक्विड होता है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है। पार्ट्स ऑफ ब्लड के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो ब्लड में दो पार्ट होता है बच्चों, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड सेल्स, ठीक। तो एक होता है प्लाज्मा और दूसरी होती है ब्लड सेल्स, डन, ओके। अच्छा मैडम, ये आपको कैसे पता चला? आप हमको ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि ब्लड के दो पार्ट हैं। अब मैं तुम्हें बताती हूं कि बेसिकली ये होता कैसे है, ठीक है। जब हमारे अस्पताल में जब कोई पेशेंट आता है तो उसके साथ पता है क्या करते हैं? सपोज दैट कि उसको कोई ब्लड टेस्ट कराना है, तो क्या करेंगे हम लोग उसका ब्लड निकाल लेंगे। उसके बाद उसका ब्लड निकालने के बाद ऐसी एक टेस्ट ट्यूब में भर देते हैं, ठीक है। तुमको कभी अगर ऐसा लगता है कि ये कैसे होता है ना, तो तुम एक बार जो है एम्स जो है या किसी भी अस्पताल में जाके देखना कि तुम्हारे हाथ से, इस वाले आर्टरी से, वेन से ब्लड निकाल लिया जाता है और उसके बाद उसे एक टेस्ट ट्यूब में टाइप के स्ट्रक्चर में आपके इंस्ट्रूमेंट में डाल दिया जाता है। उसके बाद उसे ऐसा हिलाया जाता है। हिलाया क्यों जाता है बताइए? क्यों हिलाया जाता है? ताकि किसी एक जगह पे सेटल होकर ब्लड जम ना जाए। क्यों जमेगा मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद जब हम लोग उसको लैब में लेके जाते हैं, जनरली ये काम मैं रोज करती हूँ, डेली, ठीक है। कोरोना वायरस जो है बड़ा ही पेंडेमिक है, बड़ा ही फैला हुआ है, रोज काम है हमारा ये। तो जब हम लोग ले जाते हैं हॉस्पिटल में, लैब्स में, then we'll put a tube into the centrifuge machine. सेंट्रीफ्यूज इज अ मशीन जो कि किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी चीज को बहुत तेज स्पीड से घुमा देती है, ओके। देन विल पुट द ट्यूब इनटू द सेंट्रीफ्यूज मशीन, डन, समझ गए। देन विल स्टार्ट द सेंट्रीफ्यूज मशीन एट द 13 और 15,000 रोटेशन पर मिनट। इट मीन्स ये मशीन जो होगी वो 15,000 बार गोल गोल घूमेगी एक मिनट में, ठीक है। तो हम सेट किस में कर देते हैं? हम सेट कर देते हैं 15,000 रोटेशन पर मिनट, ठीक, आरपीएम पे सेट कर देते हैं। अब तुम मुझे बताना कि अगर तुम्हें पकड़ के पैर से 15,000 बार एक मिनट में घुमाया जाए तो तुम्हारा क्या होगा? होगा ये कि तुम्हारी उंगलियां, तुम्हारा हाथ, तुम्हारा पैर, तुम्हारा हर कुछ बॉडी से अलग हो जाएगा। तो तुम्हें अब ब्लड के बारे में सोचना है कि इस टेस्ट ट्यूब को जब हमने सेंट्रीफ्यूज में रख दिया और 15,000 बार घुमाया तो इसके भी परखच्चे उड़ जाएंगे बच्चों, ठीक है। जब इसके परखच्चे उड़े तो इसके दो पार्ट बने बेटा, ठीक है। इसके पार्ट सेपरेट होने लगे, तो जो लाइट वाला पार्ट था वो ऊपर आ गया और जो डार्क वाला पार्ट था वो नीचे चला गया। जो ऊपर आया इसका मतलब ये कि उसका वेट लाइट होगा और जो नीचे सेटल हुआ इसका मतलब ये कि उसका वेट भारी होगा। जो ऊपर सेटल हुआ उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं बेटा? प्लाज्मा। नॉर्मली हम लोग जो है ज्यादातर टेस्ट जो होते हैं वो इसी से होते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्लड, ठीक। तो हमें ऊपर क्या मिल गया? प्लाज्मा, ठीक। उसके बाद हमें मिलेंगी नीचे जो सेटल रहेंगी, ठीक, उन्हें आप क्या कहते हैं? ब्लड सेल्स। क्या कहते हैं? ब्लड सेल्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स में एक बार आपको ब्रीफ में या ब्रीफ का कहूं कि मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं। वी हैव आरबीसीज, ठीक, वी हैव डब्ल्यूबीसीज, ये हमें पढ़ना भी है अभी, एंड वी हैव प्लेटलेट्स, ठीक। सो वी हैव प्लेटलेट्स, ओके। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। तो जब ब्लड को 13 या 15,000 बार एक मिनट में घुमाया जाता है तो इसके भी अस्थि पंजर अलग हो जाते हैं। ऊपर रक्त के, ब्लड के, खून के एक ट्रांसपेरेंट पार्ट बन जाता है जिसे आप कहते हैं प्लाज्मा। पूरा काम हम लोग पेशेंट का जो भी डिजीज पता लगाना उसी से लगाते हैं, नीचे का कोई काम नहीं। पर बॉडी में नीचे वाले पार्ट का काम है। नीचे सेटल होती हैं आपकी रेड सेल्स जिन्हें आप कहते हैं आरबीसीज। बीच में ये जो आपको व्हाइट बैंड दिख रहा है, ये व्हाइट बैंड जनरली लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, पर जनरली छोटा सा पतला सा व्हाइट बैंड बनता है। ये व्हाइट बैंड जो है ये किसकी वजह से बनता है? ये बनता है आपकी डब्ल्यूबीसीज जिन्हें आप ल्यूकोसाइट कहते हो, प्लेटलेट की वजह से। इन दोनों का कलर व्हाइट होता है, इसलिए इस बैंड का कलर भी क्या दिखाई दे रहा है? बताओ मुझे, क्या दिखाई दे रहा है? व्हाइट। तो सबसे लाइट वेट किसका हुआ? प्लाज्मा का। उससे लाइट वेट किसका हुआ? प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी का। तो सबसे भारी कौन हुई?
इरिथ्रोसाइट या इन्हीं को आप कहते हैं बच्चों आरबीसीज, इन्हीं को आप क्या कहते हैं आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। ये भारी होने के साथ साथ इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से ये नीचे सेटल हो जाती हैं। सो वी हैव टू पार्ट्स ऑफ द ब्लड, one is the plasma which is the colorless or a straw color part of the blood, and second is the red settled part of the blood which is called as blood cell. So I hope you learn this कि how many parts of the blood, कैसे ये दो पार्ट हम लोग काम करते हैं, कैसे बन जाते हैं ये दो पार्ट। ठीक है, अपने आप इसको रख भी दोगे ना ब्लड को तो अपने आप कलरलेस प्लाट धीरे 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 सेपरेट होने लगेगा, पर अपन को जल्दी काम करना है यार, भागती हुई दुनिया में कौन रखेगा, इसलिए अपन इसको घुमा लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द ब्लड एंड इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू द मोस्ट एक्साइटमेंट वाला टॉपिक एंड मोस्ट एंथुजियाज्म वाला टॉपिक, तो जो कि है पार्ट ऑफ द ब्लड, जो कि बहुत डिटेल से अपने को पढ़ना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच। Hey dear students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा, बहुत एक्सेल और बहुत बेहतर कर सके। सो लेट्स स्टार्ट विद द आर वीडियो। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों? हमने आपको बताया था, या मैंने आपको बताया था कि क्यों ज़रूरत है सर्कुलेटरी सिस्टम की। मैंने आपको बताया था कि छोटे ऑर्गेनिजम्स में ब्लड की ज़रूरत नहीं होती, उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम अलग टाइप का होता है, आपके जैसा नहीं होता। ठीक है, पर ऐसा थोड़ी है कि वो मर जाते हैं, नो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके जैसे वो भी इस अर्थ में है, उनका भी सर्वाइवल है, उनकी भी आइडेंटिटी है। भले मेरा नाम शिप्रा तिवारी है, अमीबा का कोई नाम नहीं हो, बात अलग है, पर वो भी हमारे साथ रहने वाला एक ऑर्गेनिज्म ही है जो तुम्हें डैमेज करता है। ठीक है, सो आज आपको मैंने बताया था कि ब्लड हैज टू पार्ट्स, नंबर वन इज द प्लाज्मा एंड सेकेंड इज द ब्लड सेल, इजंट इट? मैंने आपको दो चीजें बताई थी ना कि ब्लड में एक पार्ट होता है क्या, प्लाज्मा, और दूसरा पार्ट क्या होता है, ब्लड सेल्स। अच्छा हाँ मैडम, आपने ये तो बता दिया था। अब मैं आपको एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन मैं आपको बताती हूँ कि ब्लड के कितने पार्ट होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कंपोनेंट ऑफ ब्लड में वी हैव टू पार्ट्स, हम जानते हैं ना, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था। हाँ मैडम, बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। वन इज द प्लाज्मा, ठीक है, तो बहुत तेज घुमाते हैं तो ऊपर जो ट्रांसपेरेंट पार्ट दिखाई देता है वो होता है प्लाज्मा, और नीचे एक थिक सेगमेंट सेटल होता है जिसे हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट या ब्लड सेल्स। डन। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स वी हैव? वन इज द आरबीसी, वन इज द डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड इज द प्लेटलेट। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू कि इनके दूसरे नाम क्या होते हैं। चलो ब्लैक कलर से लिख दूं, क्या दिखेगा, क्या विजिबल है क्या? सब लोग बताएंगे कि इस बोर्ड में, इस मैजिकल बोर्ड में सबसे बढ़िया कलर कौन सा दिखता है। ठीक है, तो आरबीसी को प्यारे बच्चे हम लोग क्या कहते हैं बताइए? अच्छा इसको मैं मिटा देती हूँ। आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं? आरबीसी को हम लोग कह सकते हैं इरिथ्रोसाइट। ठीक है, आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर कभी मैंने इरिथ्रोसाइट बोला तो उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक, डब्ल्यूबीसी को हम क्या कह सकते हैं? डब्ल्यूबीसी को हम कह सकते हैं ल्यूकोसाइट। डन। तो मैडम प्लेटलेट का भी कुछ नाम होना चाहिए, तो है ना, ये है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है बच्चों, तो अगर मैंने कभी बोला इरिथ्रोसाइट ऐसा करती है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये किसके बारे में बात कर रही है, आरबीसी के बारे में। मैंने बोला तुरंत कि ल्यूकोसाइट होता है, तो ल्यूकोसाइट बोला तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं डब्ल्यूबीसी के बारे में बात कर रही हूँ। और अगर मैंने बोल दिया थ्रोम्बोसाइट इन द एक्शन, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेटलेट एक्शन में है। डन। अच्छा, सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स इन द फॉर्म्ड एलिमेंट, पढ़ा था आप लोगों ने। अगर मैं आपको बैक स्लाइड बताऊं तो, ठीक, तो ये देखिए फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, या इसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। नाउ लेट्स तो आरबीसी का कोई टाइप नहीं है बच्चों। ठीक है, आरबीसी सिंगल है, बढ़िया, यही है, पर ये भी सबसे भारी होती है और बहुत ज्यादा जरूरी है, और इन सब कितने भी टाइप बना ले पर उस फिर भी आरबीसी का मुकाबला नहीं कर सकती है, उनसे कम ही होते हैं। ठीक है, सो डब्ल्यूबीसी हैज टू टाइप्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी हैज टू टाइप्स। नंबर वन इज द ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट एज नेम सजेस्टेड कि क्या होगा इसमें, विद ग्रैन्यूल्स। ठीक है, क्या होंगे इसमें, ग्रैन्यूल्स होंगे। इन ग्रैन्यूल्स में क्या पाए जाएंगे बच्चों, एंजाइम्स। ठीक है, क्या पाए जाएंगे, एंजाइम्स।
ये एंजाइम कैसे होंगे? हाइड्रोलिटिक। कैसे एंजाइम होंगे? हाइड्रोलिटिक। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब ये क्या करते हैं कि ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो कोई भी इंफेक्शन जब आता है तो ये इन एंजाइम्स की मदद से उसे तोड़ ताड़ के बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो why it is called as granulocyte? Because they has granules with enzymes, ठीक है। Now granulocyte has three types. One is a neutrophil, neutral है, basophil, basic है, eosinophil, basic है, और eosinophil acidic है। तो on the basis of the nature, ठीक है, on the basis of their nature, we have three types of granulocyte. One is a neutrophil, one is the basophil, and third is the eosinophil. तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर, ठीक है, नेचर के आधार पर, नेचर मतलब मैडम प्रकृति, नो नो नो, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी एंड द बेसिसिटी। तो जो न्यूट्रल होती है, बताऊंगी पूरा डिटेल में, उन्हें कहते हैं न्यूट्रोफिल। जो एसिडिक होती हैं, एसिडिक नेचर नहीं है, क्या एसिडिक बोल रही हूँ बाद में बताती हूँ, उन्हें कहते हैं इओसिनोफिल। जो बेसिक होती है उन्हें कहते हैं बेसोफिल। नाउ लेट्स कम टू द ए ग्रैन्युलोसाइट। ए ग्रैन्युलोसाइट नाम से समझ में आना चाहिए कि इनमें किसी भी प्रकार के कोई ग्रैन्यूल नहीं होते, विदाउट ग्रैन्यूल, ठीक है, ओके। तो इनमें किसी भी प्रकार के कोई ग्रैन्यूल नहीं होते। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है इसमें से, सर्कुलेटरी सिस्टम में से इससे क्वेश्चन आता है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ए ग्रैन्युलोसाइट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट का एक मेजर डिफरेंस क्या है आपको पता है? डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट का मेजर डिफरेंस ये है कि जब आपको कोई लोकल इंफेक्शन हो, सर्दी खांसी खुजली, तो आपको क्या हो, क्यों, कौन डिफेंड करेगा? ग्रैन्युलोसाइट। पर आपको एचआईवी हो गया है, आपको जो है तो हेपेटाइटिस हो गया है, आपको जो है कोरोना हो गया, और आपको क्या क्या नहीं हो गया है, मान लीजिए कि ऐसे कोई खतरनाक इंफेक्शन है, तो फिर आपके बॉडी में एक्शन में कौन आती है? ए ग्रैन्युलोसाइट। So these are the very interesting WBC, isn't it? तो ये तब निकलती हैं जब आपकी बॉडी में कोई भयंकर इन्फेक्शन आ जाता है, ठीक है। So they has two types, one is a monocyte and second is lymphocyte. Actually जो सेंटेंस मैं आपको बता रही थी कि ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन में निकलती हैं, तो वो होती हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होती हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट लिम्फोसाइट या WBC हैं। इनके दो टाइप होते हैं, बी लिम्फोसाइट जो कि बनते हैं बोन मैरो में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ बी लिम्फोसाइट, एंड सेकंड इज अ टी लिम्फोसाइट। टी मतलब टी से कौन सा ऑर्गन है? बताइए बताइए, सोचिए सोचिए, कौन सा ऑर्गन है? बताइए बताइए, कौन सी ग्लैंड है बॉडी में? इससे जरा क्या हिंट दूं बेटा? थाइमस, ठीक है। सो बी लिम्फोसाइट। अब थायराइड, बहुत सारे लोग बोले थायराइड, थायराइड, नो थायराइड बच्चों, थायराइड नहीं है, ये थाइमस है, ठीक है। So lymphocyte has two types. One is a B lymphocyte and second is a T lymphocyte. B मतलब bone marrow and T मतलब T lymphocyte. Bone marrow क्या है बताऊंगी, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, एक एक शब्द मैं आपको बताऊंगी. So this is the component of the blood. Blood has two parts. One is the plasma, second is formed element. Formed element has three parts: RBC, WBC and platelets. Simultaneously it is called as erythrocyte, leukocyte, thrombocyte. Platelet has two types, one is the granulocyte and agranulocyte. Granulocyte has three types: neutrophil, basophil and eosinophil. Agranulocyte has two types: monocyte, lymphocyte. Lymphocyte has two parts: B lymphocyte and T lymphocyte. ठीक है, घबराना नहीं है इससे, फ्लो चार्ट से बता रही हूँ भी, ठीक है। Now इंडिविजुअली लेट्स टेक अ पार्ट, ठीक है। हमने जो फ्लो चार्ट में पढ़ा है ना बच्चों, उसको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि मैं पढ़ा क्या रही हूँ, ठीक। जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी ना कि आप जब जाते हैं हॉस्पिटल आजकल, तो एक ट्यूब में जो है तो ब्लड भर लिया जाता है, ये है वो ट्यूब, ठीक, दिस इज द ट्यूब। इसके पीछे जो चिट लिखी रहती है उसमें आपका नाम, एज वगैरह लिख लिया जाता है। फिर जब इसको देखो सेंट्रीफ्यूज, यहाँ पे थोड़ा ब्लड है पर एक्चुअली सेंट्रीफ्यूज ही रखा हुआ है। जब हम इसको कितने बार घुमाते हैं, बोलो बोलो, याद करो कितने बार घुमाया था आपने? 15,000 बार, 13,000 बार। तो एक एक स्ट्रॉ कलर का क्रीमिश कलर का, ठीक है, स्ट्रॉ कलर दिखाई देता है, इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। ये जो व्हाइट बैंड दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या है, क्या है बताइए? ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, मतलब WBC और प्लेटलेट, क्योंकि इनका कलर क्या होता है? व्हाइट। नाउ नेक्स्ट थिंग जो नीचे दिख रहा है आपको, इट इज अ रेड पार्ट, और रेड पार्ट में क्या सेटल होती है? RBC, ठीक है, डन। देखो बिल्कुल क्लियर हो गया। जिस ट्यूब के बारे में मैं बात कर रही थी ये वही ट्यूब है, और इसी तरीके से आप सेपरेट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द स्ट्रॉ कलर्ड पार्ट ऑफ द ब्लड. इट इज अ नॉन लिविंग सब्सटेंस ऑक्यूपाइंग द स्पेस बिटवीन द सेल्स, ठीक है।
तो बेसिकली ब्लड प्लाज्मा करता क्या है, होता कहाँ है, आप ब्लड तो हर टिश्यू के बीच में होता है, हर ब्लड वेसल्स के बीच में होता है, पर ये कहाँ कहाँ और पाया जाता है, आपके टिश्यूज के बीच में भी पाया जाता है, वो इन द फॉर्म ऑफ लिम्फ। इस सेंटेंस का मतलब आपको एक पूरा टॉपिक है, टेंशन नहीं लो, ठीक। तो एक तो इस किसका पार्ट है, ब्लड का पार्ट है, दूसरा ये टिश्यूज के बीच में भी पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लिम्फ, ठीक है। चलो अब देखो कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा के बारे में हम बात करेंगे तो ये स्ट्रॉ कलर का दिखता ही इसलिए है क्योंकि इसमें मैक्सिमम अमाउंट है वाटर का, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या है, वाटर का। अब वाटर के तो तुम n नंबर ऑफ फंक्शंस जानते होगे, आई डोंट थिंक सो कि वो मुझे बताने की जरूरत है। तो किसी चीज में भी अगर वाटर है तो क्या करेगा भाई, पीएच बैलेंस करेगा। किसी भी चीज में अगर वाटर है तो वो क्या करेगा, वो आपका प्रेशर बैलेंस करेगा। किसी भी चीज में वाटर है तो वो ऑस्मोटिक बैलेंस करेगा। तो पीएच का आपका वाटर का काम ही है बैलेंस करो, ठीक है। तो प्लाज्मा आपका स्ट्रॉ कलर का दिख ही इसलिए रहा है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, वाटर, ठीक है, रा नहीं र, ठीक। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉ कलर, ठीक, क्योंकि इट हैज सो मेनी थिंग्स रादर देन वाटर, ठीक है। वाटर के अलावा भी बहुत सारी चीजें बेटा। मैडम ये बायो इतना टफ क्यों है, नहीं बड़ा आसान है, 2-3 बार पढ़ेंगे और दन दन याद हो जाएगा। सो प्रोटीन्स 90 to 92% तो पानी ही है, बचा हुआ 6 से 8% क्या है भैया, बताइए मुझे, इसमें है प्रोटीन्स। क्या है, प्रोटीन्स, ठीक। Which type of protein it has? It has fibrinogen, it has globulins and it has albumins, ठीक है। Now individually let's talk about the each function, ठीक, क्या क्या काम होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगी फाइब्रिनोजेंस, ठीक है। इन सब प्रोटीन फाइब्रिनोजन के बारे में तो आपको और आगे ही पढ़ना है। फाइब्रिनोजन, ठीक, फाइब्रिनोजन मतलब किससे बना है, फाइबर से बना है। किससे बना है, फाइबर से बना हुआ है, ठीक है। जब आप कहीं गिर जाते हैं, कोई आपको धक्का दे देता है सीढ़ी से, तो आपका हाथ फट जाता है और आपका खून निकलने लगता है और आप रोने लग जाते हैं, पर आप क्या कंटिन्यू रोते ही रहते हैं, नो, कुछ समय के बाद वो जो खून निकल रहा है वो जम जाता है। जम क्यों जाता है आपको पता है, क्योंकि आसपास के जितने फाइबर्स हैं वो सब आ जाते हैं, चलो 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 अब हम लोग इस क्लॉट को भर देंगे। तो फाइब्रिनोजन इज द प्रोटीन जो कि क्लॉट करवाता है। इफ द फाइब्रिनोजन इज एब्सेंट ना बच्चों, तो कोई धक्का दे देगा और तुम खून बहने से ही जो है तो बेहोश हो जाओगे। तो ये चीज याद रखना कि वी हैव फाइब्रिनोजन इन द ब्लड विच हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग, डन, कोई दिक्कत इसमें। नाउ नेक्स्ट प्रोटीन इज द ग्लोब्यूलिन्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोटीन इज द ग्लोबुलिन्स। चलो मैं थोड़ा सा आपको ग्लोबुलिन्स के बारे में समझा देती हूँ, ठीक है। अब ऐसे आप लोगों ने, अच्छा आप तो 11th क्लास में कैसे पढ़ा होगा, सॉरी, कभी आप लोगों ने इसके बारे में सुना है, मुझे पता है कि नहीं सुना है तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो मैडम जब आप क्यों बोल रही हैं, इम्यूनो का मतलब होता है इम्यून, ठीक है। इम्यूनो का मतलब होता है इम्यून, और इम्यून का मतलब क्या होता है, डिफेंस सिस्टम, लड़ने की क्षमता, किससे, रोगों से। ग्लोबुलिन क्या है, ग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन, कहाँ पाया जाता है, आपके ब्लड प्लाज्मा में, ठीक। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का दूसरा नाम होता है एंटीबॉडी। क्या होता है, एंटीबॉडी बेटा, ठीक है। थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इधर उधर जो है यत्र तत्र सर्वत्र इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। सपोज दैट कि ये जो है चुड़ैल आपके अंदर घुस गई, जिसको आप कहते हैं एंटीजन, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज एंटीजन। ये इसी को हम लोग कह सकते हैं इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन घुस गया, कौन सा घुसा दें बता दो, हम लोग जो है मान लो हेपेटाइटिस घुस गया, ठीक है, बड़ा ही खतरनाक इन्फेक्शन है, ठीक। अब ये हेपेटाइटिस से आपको बचाने के लिए आपके शरीर में बनती हैं एंटीबॉडीज, जो कि वाई शेप की होती हैं। किस शेप की होती है बेटा, वाई शेप की। तो एंटीबॉडीज जिस प्रोटीन की बनी होती है ना, वो ग्लोबुलिन प्रोटीन है। इसका मतलब ये कि एंटीबॉडीज कहाँ घूमती रहती, बोलो बोलो बोलो, कहाँ घूमती रहती, ब्लड में, समझे। तो किसी भी प्रकार की चुड़ैल टाइप ऑफ इन्फेक्शन अगर आपके शरीर में घुसेगी तो कोई टेंशन नहीं लेना है, विल प्रोटेक्ट। हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। बिकॉज वी हैव एंटीबॉडीज, व्हाट वी हैव एंटीबॉडीज विच इज मेड अप ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन विच इज फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा, ठीक। नाउ अब आप समझिए, ये जो ग्लोबुलिन्स होते हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये जो ग्लोबुलिन्स होते हैं, लेट मी सिलेक्ट द वाइडर पेन, ठीक है। सो मान लीजिए दिस इज द ग्लोबुलिन्स, ठीक है। ग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं बच्चों। ग्लोबुलिन्स होते हैं 3 टाइप के, अल्फा,
बीटा और गामा। ठीक, ये जो गामा ग्लोबुलिन्स होता है ना, जो गामा ग्लोबुलिन्स होता है ये बनाता है एंटीबॉडी। ये क्या बनाता है? एंटीबॉडी। ठीक, सो वी हैव एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी विच हेल्प्स इन द किलिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ भूतनीस विच इज कॉल्ड एज एंटीजन। जब भी कोई एंटीजन या कोई इन्फेक्शन आपके शरीर में आता है तो एंटीबॉडीज उसे मार देती हैं। ठीक, एंटीबॉडीज किस प्रोटीन से बनी है? एंटीबॉडीज बनी है आपके ग्लोबुलिन प्रोटीन से। इतनी बात समझ में आई? फाइब्रिनोजन में क्या करता है बेचारा? ये आपको ब्लड क्लॉट करवाता है। ग्लोबुलिन क्या करते हैं? डिफेंस सिस्टम में हेल्प करते हैं। देखो जो मैंने आपको समझाया। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन्स वी हैव बच्चों? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन्स, अल्फा, बीटा एंड गामा। विच टाइप ऑफ ग्लोबुलिन्स हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज? गामा। ठीक है, दैट इज व्हाई द एंटीबॉडी इज आल्सो कॉल्ड एज गामा ग्लोबुलिन्स। ठीक है, now third is albumins. ठीक, albumins is the protein which is found into the blood, helps in the osmotic pressure balance. ठीक है, अब समझना ये क्या करता है। एल्ब्यूमिन का नाम कहाँ सुना बताइए? अंडा। अंडा जो होता है उसका जो कवर होता है व्हाइट कलर का, इट इज मेड अप ऑफ एल्ब्यूमिन प्रोटीन। किससे बना होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, दिस एल्ब्यूमिन प्रोटीन हेल्प्स इन द ऑस्मोटिक बैलेंस। ये आपके ब्लड में, ब्लड का जो प्रेशर होता है, एक्चुअली इन तीनों प्रोटीन में सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है एल्ब्यूमिन्स। ठीक है, एल्ब्यूमिन्स इज द वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ब्लड। ठीक है, एल्ब्यूमिन्स ब्लड का प्रेशर मेंटेन करवाता है। आपका ब्लड का प्रेशर फ्लो की वजह से भी होता है और उसमें पाए जाने वाले उनके प्रोटीन्स की वजह से भी होता है। तो एल्ब्यूमिन जो होता है वो आपके ब्लड का प्रेशर भी मेंटेन करता है। आपके ब्लड में जो वाटर है उसकी वजह से जो प्रेशर ब्लड में है उसे भी बैलेंस करता है। ये कहाँ बनता है? ये लीवर में बनता है। अच्छा, इसकी एक और अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि जब आपके बॉडी में, जब आप कोई दवाई खा लेते हैं तो आप कहते हैं ना जल्दी से दवाई खा लो, ब्लड में मिक्स हो जाएगी, फटाफट बॉडी में फैल जाएगी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जब भी आप कोई दवा खाते हैं, द थेरेप्यूटिक एजेंट और द मेडिसिन विल बाइंड विद द एल्ब्यूमिन। Then this albumin is the most abundant protein of the blood plasma or the blood. ठीक है, ब्लड प्लाज्मा मैं कहूं। Then this abundant albumin protein will trap the therapeutic agent and it will transport it very quickly. ठीक है, तो ये जो है ये क्या करता है? मेडिसिन को भी यहां से वहां घुमाने का काम करता है। और सपोज दैट कि अगर आपकी बॉडी में कोई पॉइजन बन रहा है तो ये एल्ब्यूमिन उसे एक्सक्रीट करवाने, मतलब जहां से भी वो एक्सक्रीट होगा वहां पहुंचाने का भी काम करता है। तो एल्ब्यूमिन मेक्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस, कितना पानी है उसका बैलेंस करना, प्रेशर मेंटेन करना है, थेरेप्यूटिक एजेंट को, दवाइयों को यहां से वहां घुमाना है, एक्सक्रीटरी मतलब जो भी वेस्ट पॉइजनस सब्सटेंस है उसको भी जहां से वो रिमूव होगा वहां पे जाना। बनता कहाँ है? लीवर में। ठीक है, नाउ तो सपोज दैट कि 90% प्लाज्मा है, we have 8% what? We have 8% that protein. We have 2% so many things like we have minerals. ठीक, मिनरल्स में क्या है? सोडियम। क्या करता है सोडियम? बैलेंस करता है। किसका बैलेंस करता है? पीएच का। कैल्शियम किसका बैलेंस करता है कि भाई पैरालिसिस ना हो जाए बॉडी में। मैग्नीशियम भी क्या करता है? आपकी बॉडी में आयनिक बैलेंस करता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट मुझे बताएंगे बाइकार्बोनेट क्या करता है? CO2 ट्रांसपोर्टेशन। भैया अपने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। क्लोराइड क्या करता है? क्लोराइड शिफ्ट करता है CO2 ट्रांसपोर्टेशन में। सो वी हैव सो मेनी मिनरल्स इन द ब्लड प्लाज्मा व्हिच helps in the so many functions of the body like CO2 transportation, like कैल्शियम नहीं होगा ना तो बॉडी में पैरालिसिस हो जाएगी, तो ये आपका बॉडी में आपका न्यूरॉन बिहेवियर अच्छे से रखता है। सोडियम क्या करता है? आपका CO2 ट्रांसपोर्टेशन में सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ही CO2 ट्रांसपोर्ट होती है। तो वी हैव सो मेनी मिनरल्स व्हिच हैव सो मेनी फंक्शंस। ठीक है, नाउ ब्लड में क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज कम होता है तो क्या होता है? एक्चुअली आप समझना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ग्लूकोज के बारे में। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। सपोज दैट कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लूकोज, देयर इज नो स्पेस इन द बोर्ड, व्हाई इट इज आई डोंट नो। ठीक है, ग्लूकोज के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, पहले मैं इन सब चीजों को रब कर देती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, देखिए ग्लूकोज जो है, ठीक, कितना होना चाहिए आपके ब्लड में? ये होना चाहिए 100 मिलीग्राम पर 100 ml। ठीक, इतना आपके जो है तो ग्लूकोज होना चाहिए। अच्छा, इससे ज्यादा होता है तो क्या 110 तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है ना, सपोज दैट कि इससे ज्यादा हो गया है आपका, ठीक, तो क्या होगी मुझे बताइए? तो होगी आपको हाइपरग्लाइसीमिया। क्या होगी आपको? हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक, ये बीमारी आप लोगों ने सुनी है क्या?
कोई बात नहीं, इसे हम आजकल डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। अगर ये कम हुई इससे तो वो होगी आपको हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, मेरी बात समझे आप? तो अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज जो है इट इज प्रेजेंट इन 100 मिलीग्राम पर 100 ml पे होनी चाहिए। मैक्स टू मैक्स रेंज कितनी हो सकती है? 110। तो अगर मान लीजिए कि इससे ज्यादा रेंज पे पाई जा रही है तो आपको कौन सी बीमारी है बच्चों? हाइपरग्लाइसीमिया, इट इज कॉल्ड एज आल्सो कॉल्ड एज डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज। ओके, नाउ अगर आपको शुगर कम है तो इट इज कॉल्ड एज हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो बहुत सारी टेंशन शुरू हो जाती है। आपको पता है डायबिटीज के बारे में, इसको आपको बहुत ज्यादा डिटेल से अभी हम नहीं लेंगे, इतना समझा दिया। हाइपोग्लाइसीमिया में चक्कर आने लगता है, बीपी लो हो जाता है और आप गिर जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग जो आपको समझनी है, ठीक है, लाइक अमाइनो एसिड्स भी बहुत सारे होते हैं इसमें, लिपिड्स भी बहुत सारे होते हैं इसमें। लिपिड का भी अमाउंट जो है वो 100 मिलीग्राम पर 100 ml ही होना चाहिए। ठीक है, अब ये बात आप समझना कि नॉर्मली जब हम लोग ब्लड निकालते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको जनरली ऐसा ऐसा उस ट्यूब्स को ऐसा ऐसा हिलाते रहते हैं। ठीक है, क्यों हिलाते रहते हैं? क्योंकि अगर आपने उसको छोड़ दिया ना तो पूरा जम जाएगा, इसलिए आप उसको रिएक्ट नहीं होने देते, उसको हिलाते रहते हैं। ठीक, अब आप मेरी बात को समझिएगा, ऐसा क्या है उसमें कि जो है उसमें जमा देता है उस ब्लड को? वो होता है आपका फाइब्रिनोजन। क्या होता है? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन इज द क्लॉटिंग प्रोटीन। क्या होता है फाइब्रिनोजन? क्लॉटिंग प्रोटीन होता है। पर अच्छा, अगर हम लोग क्लॉटिंग प्रोटीन रखे रहे ब्लड में तो आपका ब्लड जो है रखे रखे जम जाएगा। पर अगर आपने क्लॉटिंग प्रोटीन निकाल लिया, ठीक है, सो प्लाज्मा में क्या होता है? क्लॉटिंग प्रोटीन होता है। ठीक है, प्लाज्मा में क्या होता है? क्लॉटिंग प्रोटीन होता है, जिसे आप कहते हैं फाइब्रिनोजन। पर अगर आपने प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाल लिया, अगर आपने प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाल लिया तो क्या प्लाज्मा क्लॉट हो पाएगा? नो नो नो, प्लाज्मा क्लॉट नहीं हो पाएगा, और इसे ही आप कहते हैं सीरम। लुक एट दिस। ठीक, तो अगर प्लाज्मा में क्लॉटिंग प्रोटीन है तो इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। ठीक, पर अगर क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं है तो इट इज कॉल्ड एज सीरम। आजकल बड़े आर्टिफिशियल सीरम मिल रहे हैं बाजार में, अपन लोग उसको बाल बाल में भी लगाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो प्लाज्मा समझ में आया। सो दिस इज द प्लाज्मा डायग्राम, इट इज द लेबलिंग की प्लाज्मा में क्या क्या होता है। चलिए देखें। देखिए, सबसे पहले प्लाज्मा का परसेंटेज कितना है? ब्लड में प्लाज्मा का परसेंटेज कितना है बताइए मुझे? ब्लड में प्लाज्मा का परसेंटेज है 55%। तो बाकी जितना परसेंट बचा वो क्या है? आपकी ब्लड सेल। इट इज ऑल अबाउट 45%। ठीक है, प्लाज्मा में क्या क्या होता है देखिए। प्लाज्मा में सबसे पहले क्या है? यहाँ पर देखिए कितने सारे वाटर, जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहे हैं, ये दिस इज द वाटर। सो ये क्या है? आपके वाटर। ठीक, जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज गैसेस। ठीक है, तो प्लाज्मा से आपको पता है ना कि वी हैव डिसॉल्व फॉर्म, जिससे CO2 और O2 इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होती है। तो CO2 और O2 को ट्रांसपोर्ट होने के लिए प्लाज्मा होता है, जिससे आप ट्रांसपोर्ट कर सकते, तो गैस भी ट्रांसफर होती हैं। आयंस क्या क्या है प्लाज्मा में? सोडियम बताया आपको, मैग्नीशियम बताया, कैल्शियम बताया, क्लोराइड बताया, और इसमें ऐसे ऐसे क्या दिख रहे हैं? लिपिड भी बताया, लिपिड भी ट्रांसपोर्ट होता है। कितना होता है? 100 मिलीग्राम पर 100 ml। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज होता है, ज्यादा होता है तो हाइपरग्लाइसीमिया, कम होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें प्रोटीन्स होते हैं, कौन कौन से? एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स और बताइए बताइए, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, फाइब्रिनोजन। अब प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन सीरम, अब उसे क्लॉट नहीं कर सकते आप। ठीक है, ओके, दिस इज द लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन मतलब ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन के जो लिपिड के पार्ट से बाइंड होते हैं, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल्स भी होते हैं जिसके अंदर वेस्ट पानी वानी भरा रहता है। तो सबसे छोटे साइज के कौन होते हैं? सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहे होंगे वो सबसे छोटे साइज के होंगे। तो सबसे ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको? पानी दिखाई दे रहा है, आपको गैस दिखाई दे रही है, आयंस दिखाई दे रहे हैं। इनका साइज क्या होता है? लेस देन 1 mm। लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का साइज क्या होता है? 1.1 to 20 नैनोमीटर। ठीक, mm नहीं, नैनोमीटर। लिपोप्रोटीन का साइज क्या होता है? अराउंड 1000 nm तक हो सकता है, नैनोमीटर तक होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल का 5000 नैनोमीटर तक हो सकता है। सो ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है इसमें क्या है बताओ? इसमें है प्लेटलेट और इसमें है आपकी WBC। तो अराउंड 55% क्या है आपका प्लाज्मा,
45% उसमें क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब कि ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कौन कौन सी हैं, WBC, प्लेटलेट और RBC। RBC का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, लेस देन 1% होती है आपकी WBC और प्लेटलेट। तो सोच लीजिए RBC का अमाउंट कितना ज्यादा है, इसलिए ये पार्ट आपको रेड दिखाई दे रहा है। सिर्फ छोटा सा जोन आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है जहां पर प्लेटलेट और WBC सेटल होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा, ठीक, दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा। हमने ये सीखा कि प्लाज्मा का कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या क्या होता है, ये सारी चीजें। सो आई होप यू लर्नड एंड एंजॉयड दिस वीडियो। इसमें बहुत ज्यादा मैंने कुछ बताया नहीं है, पर इट इज इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चंस में आ सकता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब RBC, WBC और प्लेटलेट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू सो मच, घर पे रहिए, सेफ रहिए। Hey dear students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी। इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा और बहुत बेहतर कर सकें। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्यारे बच्चों प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था, प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था। प्लाज्मा में क्या क्या कॉम्पोनेंट होता है, प्लाज्मा में वी हैव सो मेनी टाइप ऑफ प्रोटीन्स, वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, we have glucose, we have lipids, we have ions, we have so many things in the plasma, and total amount of blood, in the total amount of blood around 55% is of the plasma। ये पूरा पढ़ लिया था हम लोगों ने, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होगा, मैं ये सोच रही हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ, तुम्हें सोचने का नहीं है तो बता देना मुझे, मैं बताऊंगी डाउट होगा तो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट, पहले तो ये समझिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब को देखा था, ठीक है। चलिए, टेस्ट ट्यूब को जब हमने देखा तो नीचे आपको कोई चीज सेटल दिख रही है, कोई चीज कम दिख रहा है, कोई चीज फॉर्म्ड दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज सेटल हो गई है, इसीलिए हम इसे कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, जो चीज कुछ बनाए, ठीक है। प्लाज्मा इज द लिक्विड, लिक्विड कुछ नहीं बना रहा है, उधर से उधर इधर से बह रहा है। तो जो चीज फॉर्म्ड हो जाती है, जो चीज नीचे सेटल हो जाती है, इट इज कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट में जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, तो क्या है, दिस क्यूटीज, ये हैं RBCs, और ये है प्लाज्मा जो कि लिक्विड है, इसका कुछ टेंशन नहीं है। ये है प्लेटलेट्स, ठीक है। एक्चुअली इट इज नॉट प्लाज्मा बच्चों, इट इज द WBC, ठीक, इट इज द WBC, ठीक। सो फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या होते हैं, एक होती है रेड ब्लड सेल, एक होती है व्हाइट ब्लड सेल, और एक होते हैं प्लेटलेट्स। सो दीज आर द एनिमेशन जो कि हमको ये बता रहे हैं कि अगर डिस्क शेप की है, एक इधर देख रही, उधर देख रही, इधर देख रही, इजंट इट सो प्रिटी आईज ऑफ द RBC, ठीक है। तो जो डिस्क शेप का है वो क्या है, RBC, जो कि ऐसा फॉर्म्ड ब्रांच निकली हुई है, कोई शेप वेप समझ में नहीं आ रहा, वो है प्लेटलेट। और जिसका कोई शेप नहीं है, इट इज अमीबॉइड लग रही है, इट इज कॉल्ड एज WBC। सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स इंक्लूड द erythrocyte which is the RBC, leukocyte which is the WBC, and thrombocyte which is the platelets। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नाउ नेक्स्ट थिंग, इंडिविजुअली हम एक एक सेल के बारे में अब बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इरिथ्रोसाइट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, इरिथ्रोसाइट के बारे में बात करेंगे। इरिथ्रोसाइट को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल। क्या कहते हैं हम, रेड ब्लड सेल कहते हैं। इट इज द मोस्ट अबंडेंट सेल, आपको मैंने बताया ही था कि लेस देन 1% होती है आपकी WBC और आपकी प्लेटलेट्स, बाकी पूरा परसेंटेज किसका बना होता है, बाकी पूरा परसेंटेज बना हुआ है RBC का। इट इज द मोस्ट अबंडेंट, पूरे ब्लड सेल्स में सबसे ज्यादा यही होती हैं। अच्छा, जब कभी वेन एवर आई वॉज इन कॉलेज, ठीक है, तो क्या करते थे कि हम लोगों को क्या करते थे कि आप गिनो कितना RBC है, तो हम क्या करते थे कि एक ड्रॉप ब्लड स्लाइड में डाल देते थे, ठीक, एक ड्रॉप ब्लड स्लाइड में डाल देते थे, उसको फैला देते थे, उसके बाद ड्राई कर लेते थे उसको, ठीक है। अब क्या होता था, उसके बाद हम क्या करते थे, एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, एक्चुअली एक इरिथ्रोसाइटोमीटर एक मशीन होती है, ठीक है, उस पर क्या करते हैं कि एक ऐसा स्लाइड जैसा रहता है, गोल जैसा, एकदम इतना बड़ा रहता है वो, उसके ऊपर एक ड्रॉप ब्लड डाल लेते हैं, उसके बाद उसको फैला देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक स्क्वायर शेप का, इस टाइप का, देखिएगा कैसे काउंट करते हैं, इस टाइप के ऐसे कंपार्टमेंट लाइक स्केल रहती है, उस स्केल को उस फैलाई हुए बूंद के ऊपर रख देते हैं। उसके बाद माइक्रोस्कोप से देखते हैं पर ब्लॉक में कितने RBCs आ रहे हैं, उससे हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना बॉडी में कितना ब्लड होगा, ठीक है, ये समझ में आया। तो हम ये मान रहे हैं कि पर mm क्यूब, पर मिलीमीटर क्यूब एरिया पे वी हैव 5 million
to 5.5 million RBCs in the blood. इसी तरीके से काउंट किया जाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि पूरा ब्लड काउंट करते जाएंगे आरबीसीज को हम हर पूरे 5 लीटर ब्लड में, तो इट इज इम्पॉसिबल बच्चों, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वी नीड टू कैलकुलेट द पर्टिकुलर एरिया। तो आप क्या कर लीजिए, 2-4 बूंद लेके उसको फैला लीजिए और माइक्रोस्कोप के नीचे देख लीजिए पर mm³ एरिया पे कितने आरबीसीज आ रहे हैं, आप उनको गिन लीजिए, ठीक, और गिन कर अपने पर लीटर ऑफ ब्लड से कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ब्लड आपके पास, कितनी आरबीसीज आपके पास हैं। पर mm³ एरिया पे वी हैव 5.5 मिलियन आरबीसीज, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, ठीक है, देखो कैसी दिख रही है। तुम लोग इसको पॉपिंस वाली चॉकलेट तो नहीं समझ रहे हो, एक्चुअली ये नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ये क्या है, आपकी ब्लड वेसल है जिसके अंदर ब्लड क्या है, बह रहा है। ब्लड के अंदर क्या होती हैं, आरबीसी। इट इज अ मैग्निफाइड वर्जन ऑफ द ब्लड वेसल जिसके अंदर आरबीसीज बह रही हैं। डन। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ठीक, इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ठीक है, मैमल्स क्या होते हैं बच्चों, मैमल्स वो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होती है। मेमोरी ग्लैंड होती है ताकि वो अपने यंग वंस को फीड करा सके। फीमेल एंड मेल बोथ हैव द मेमोरी ग्लैंड्स, बट इन द फीमेल्स मेमोरी ग्लैंड्स आर एक्टिव सो दैट द फीमेल ह्यूमन बीइंग कैन फीड देयर चाइल्ड और फीड देयर यंग वंस, ठीक है। सो दे आर बाइकॉनकेव, ठीक है, बाइकॉनकेव, ठीक, बाइकॉनकेव, ठीक। नाउ नेक्स्ट देखेंगे बाइकॉनकेव के बाद। सो दिस इज द मोस्ट ऑफ द मैमल्स, आरबीसी कैसी होती है, बाइकॉनकेव। उसके बाद इनमें किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, ठीक, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूं, कैमल और लामा, कैमल और लामा, ठीक, इन दोनों में ओवल शेप, इसमें क्या होती है, इनकी जो आरबीसी होती है वो होती है ओवल शेप की। किस शेप की होती है, ओवल शेप की होती है। डन, ओके, समझ में आई बात। तो आपकी कैसी है, बाइकॉनकेव शेप की, और इनकी कैसी होती है, ओवल शेप की आरबीसीज होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो यू हैव टू लर्न, ठीक है। सो आपकी कैसी होती है, बाइकॉनकेव शेप की आरबीसीज होती हैं, या चपटी डिस्क शेप भी इनको आप कह सकते हैं, बल्कि कैमल और लामा में कैसी होती है, ओवल शेप की पाई जाती है, ठीक, ओके। कोई दिक्कत इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक बार अगर आपकी आरबीसीज बन गई बच्चों, तो ऐसा नहीं होगा कि उनका नंबर बढ़ता जाए, ठीक, क्योंकि अगर ऐसा होता तो खून की कमी जैसी कभी बीमारी होती ही नहीं शरीर में, ठीक है। तो इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक, समझ में आई बात, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग आप समझिए, इनके पास न्यूक्लियस ना होने के साथ साथ बॉडी का कोई सेल ऑर्गेनल भी नहीं होता। जैसे मोस्ट ऑफ द सेल्स हैव द माइटोकॉन्ड्रिया, सेल्स हैव लाइक लाइसोसोम, सेल्स हैव सो मेनी सेल ऑर्गेनल्स, ओके, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल हर सेल में होते हैं। पर आरबीसीज के पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए डिवाइड नहीं हो सकती, और आरबीसीज के पास कोई सेल ऑर्गेनल भी नहीं होता क्योंकि उसको इनकी जरूरत ही नहीं है, मतलब उसको नहीं, इनको उसकी जरूरत ही नहीं है। तो इनको कभी भी सेल ऑर्गेनल की जरूरत है ही नहीं बेटा, समझ में आई बात, ओके। क्योंकि इनको एनर्जी नहीं स्टोर करना है, क्योंकि इनको डिवाइड नहीं होना है, क्योंकि इनको वेस्ट नहीं स्टोर करना है, इनको कुछ करना ही नहीं है, इसलिए इनके पास कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता। इनको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करके ब्लड से लंग्स और लंग्स से ब्लड की ओर लेके जाना है। दैट इज व्हाई इनका सरफेस डिस्क शेप होता है। डिस्क शेप होने की वजह से सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिससे ये मोर एंड मोर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कर सकती हैं। अगर कोई अंत तंत्र से शेप होता तो अब वो बाइंड नहीं कर सकती, इसलिए इनका सरफेस कैसा होता है, डिस्क शेप का होता है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा गैसेस को बाइंड करके उनके डेफिनेट एरिया पे पहुंचा सके जहां पे उन्हें जाना है, ठीक है। नाउ सो ऑल द रेड ब्लड सेल लैक द न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल, so it helps providing more and more room for the hemoglobin. Very true concept, ठीक है। So they don't have any type of cell organelle, that is why they have enough space for the hemoglobin, that is why the RBC contains so much hemoglobin for the transportation of oxygen.
ठीक है, तो इनके पास कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता बेटा, इसलिए इनके पास बहुत सारा स्पेस कमरे में बच गया है, जिसकी वजह से इनके पास बहुत सारा हीमोग्लोबिन है ताकि वो बहुत सारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करवा सके। ठीक, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दे रेस्पायर एनारोबिकली, सो नॉट यूज अप एनी ऑक्सीजन दे कैरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये एनर्जी स्टोर नहीं कर सकती, साथ ही साथ हर सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए बेटा, हर सेल को, पर इनको नहीं चाहिए, इनको नहीं चाहिए है, इसलिए जिस ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट कर रही हैं इसको कभी यूज़ ही नहीं करती। इसीलिए ये बिना अगर बॉडी में मान लीजिए अगर आप किसी पानी वाले एरिया में हैं, वहाँ ऑक्सीजन नहीं आ रही है, तो भी ये ट्रांसपोर्ट होती रहेंगी। ठीक है। रेड ब्लड सेल ऑल्सो कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड एज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। बताइए इसको हम लोगों ने कहाँ पढ़ा? सोचो, अरे यार सोचो कहाँ पढ़ा यार, इतने होशियार बच्चे अपन लोगों ने पढ़ चुके हैं। इसको हम लोगों ने पढ़ा है CO2 ट्रांसपोर्टेशन में। अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस नहीं होगा देन CO2 विल नेवर बाइंड विद द H2O इन द RBC। ठीक है, सो हमेशा CO2 का ट्रांसपोर्टेशन डिसॉल्व फॉर्म के अलावा आपके RBCs के थ्रू क्यों होता है? क्योंकि RBCs के पास एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा किस्म का एंजाइम होता है। इस एंजाइम को हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है? इट विल हेल्प्स इन द joining of the CO2 and H2O and it will make H2CO3. If the carbonic anhydrase is absent बेटा तो ये रिएक्शन होगी नहीं, CO2 will never goes into the lungs, CO2 बढ़ता जाएगा, एक दिन मर जाओगे। ठीक है, ओके, तो ये आपको समझ में आया ना? अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। फॉर्मेशन की बात करें हीमोग्लोबिन आरबीसी की, तो आरबीसी के फॉर्मेशन को अगर कहीं पे लिखा भी होगा मेरे ख्याल से, पर मैं आपको बता देती हूँ अगर नहीं लिखा है, आरबीसी के फॉर्मेशन को बच्चों हम लोग कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, आरबीसी के फॉर्मेशन को हम कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो इरिथ्रोसाइट के फॉर्मेशन को हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। ये बनता कहाँ है? इट इज फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। ठीक है, इट इज फॉर्मेशन नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। ठीक, इट इज नॉट इरिथ्रोसाइट, इट इज द इरिथ्रोपोइसिस। डन? ओके, सो इट इज अकर इन द रेड बोन मैरो ऑफ द एडल्ट। मैडम बोन मैरो क्या होता है? चलो अब मेरी बात को सब लोग ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से कान खोल के खोपड़ी में घुसाएंगे अपनी ये बात। ठीक है, क्या है? बहुत सारी बोन्स या हर बोन, अगर मैं किसी बड़ी बोन के बारे में बात कर रही हूँ तो हर बोन के बीच में एक लिक्विड होता है। इस लिक्विड को हम लोग कहते हैं बोन मैरो। इस बोन मैरो के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। समझ में आई बात? तो हर बोन के अंदर लिक्विड होता है, इस लिक्विड को हम कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो। डन? ओके, तो इस बोन मैरो के अंदर क्या पाई जाती हैं? आरबीसीस बनती हैं। मैडम इसमें ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आरबीसी पाई गई? अब मेरी बात को समझना, हर सेल को बॉडी में बनाने के लिए उनकी मदर सेल उन्हें बचपन से ही मिली होती है। ठीक, उन्हें मदर सेल बचपन से ही मिली होती है। ओके, तो सारी जो मदर सेल्स होती हैं आरबीसी बनाने वाली, वो बोन मैरो में ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, दैट इज वाई वहां पर जितना इंफॉर्मेशन जो सब मिल रहा है वो सब बोन मैरो को ही मिलता है ताकि वो नई आरबीसीज बना सके। ठीक है, सो बोन मैरो कंटेन ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। ठीक है, देखिए अब, सो दिस इज द, सपोज दैट दिस इज द स्लाइड। ये स्लाइड हमें बता रही है कि आप अगर एक ब्लड को फैलाएं और देखें तो उसमें क्या क्या दिखेगा? डिस्क शेप की इरिथ्रोसाइट दिखेंगी, ऐसे बिना शेप अमीबा टाइप के दिखेंगे ल्यूकोसाइट, जिन्हें WBC कहते हैं। जो इस बीच बीच में है वो प्लाज्मा है, और ये जो येलो येलो दिख रहा है इट इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, अब देखिए फंक्शंस। ठीक, हीमोग्लोबिन बहुत सारा पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, भर भर के पढ़ाया। ठीक, इजंट इट? मैंने कितना सारा आपको हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया ना।
दैट इज वाई मैंने सर्क्यूलेटरी सिस्टम पढ़ाने से पहले या आपका जो भी ये चैप्टर है उसको पढ़ाने से पहले मैंने आपको रेस्पायरेशन के में पूरा हीमोग्लोबिन अच्छे से पढ़ाया, ताकि मुझे यहाँ बाद में बोलने की जरूरत ना पड़े। हीमोग्लोबिन इज अ टेट्रामेरिक प्रोटीन, isn't it? Hemoglobin is made up of heme plus globin. Heme contain iron. Globin is a protein, isn't it? So hemoglobin is made up of two types of word. One is the heme and second is the globin. Heme contain iron which is the centrally placed. पढ़ाया। आयरन किस फॉर्म में होता है? फेरस फॉर्म में होता है। अब मैडम अगर फेरिक फॉर्म में हो गया तो क्या होगा? अगर फेरिक फॉर्म में आपका आयरन आ जाता है, अगर फेरिक फॉर्म में आपका आयरन आ जाता है तो इट विल ब्रेक डाउन द हीमोग्लोबिन, then the hemoglobin will converted into the methemoglobin which is also called as methemoglobin. This is the additional information, nothing new in it. तो अगर आपका हीमोग्लोबिन में आयरन फेरस फॉर्म की जगह फेरिक फॉर्म में आ जाता है तो वो हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन कर देता है और आपका हीमोग्लोबिन विल कन्वर्टेड इनटू द मेथहीमोग्लोबिन या मिथाइमोग्लोबिन। नाउ हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने आपको बहुत सारा कुछ पढ़ाया है, प्लीज वो वीडियो आप अच्छे से देखना। सो हीमोग्लोबिन जो कि आपके आरबीसी में पाया जाता है, इट प्लेज एन वेरी सिग्निफिकेंट रोल। बच्चों बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। क्या क्या रोल प्ले करता है? इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, हम सब जानते हैं ना, कितना पढ़ा हम लोगों ने इसके बारे में। RBC also transported the CO2 to lungs and it also transported the oxygen from lungs to the tissue, ठीक है। So it is a tetrameric protein, सारा ऑक्सीजन देखो बाइंड कर लिया है, अब ऑक्सीजन को छोड़ते जा रहे हो, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड लेते जा रहे हैं। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपकी मैं बोल क्या रही हूँ। टेट्रामेरिक प्रोटीन ऑक्सीजन को सब बाइंड किया, RBC निकली, सारा ऑक्सीजन देते जा रही है और देखो यहाँ से रेड से यहाँ पर्पल होते जा रही है, क्योंकि जब ऑक्सीजन ले रही हैं तो वो रेड रहेंगी, पर जब वो ऑक्सीजन टिश्यू को देंगी और बदले में CO2 लेंगी तो इट विल कन्वर्टेड फ्रॉम रेड टू द ब्लू। तो रेड टू द ब्लू ऑक्सीजन डिस्पोज करती जा रही हैं, निकालती जा रही हैं टिश्यूज को, बदले में टिश्यूज से क्या लेते जा रही हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कन्वर्टेड फ्रॉम रेड टू द पर्पल कलर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग देखिए, ये समझ गए? चलिए अब देखिए, डू यू नो, क्या तुम जानते हो? नहीं जानते होगे, चलो देखते हैं। हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को या आरबीसीज के, एक्चुअली ब्लड में हर सेल के फॉर्मेशन को, ठीक है, ब्लड फॉर्मेशन को हम कहते हैं हीमोपोइसिस। क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस। तो मैडम अगर आरबीसी बना रहे हैं तो क्या कहेंगे? बताइए। आरबीसी बना रहे हैं तो इसे कहेंगे एरिथ्रोपोइसिस। क्या कहेंगे? एरिथ्रोपोइसिस। WBC बना रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे? बताओ मुझे, क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ल्यूकोपोइसिस, ठीक। अगर हम क्या बना रहे हैं? प्लेटलेट बना रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे? बताइए। हम इसे कहेंगे थ्रोम्बोपोइसिस। ओके, हम इसे क्या कहेंगे? थ्रोम्बोपोइसिस। So we have three types of cells in the blood. One is the RBC and the formation of it called as erythropoiesis. If I am talking about the WBC, then the formation of it called as leukopoiesis. And if I am talking about the platelets, then the formation of it is called as thrombopoiesis. तो thrombopoiesis का मतलब ही यही होता है कि आपको प्लेटलेट्स बनानी है ताकि ब्लड जो है अगर बाहर निकले तो वो क्लॉट हो सके बिल्कुल आसानी से। सो अगर इन तीनों टाइप की सेल्स बन रही हैं आपके ब्लड में, देन इट इज कॉल्ड एज हीमोपोइसिस। सो ब्लड का फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज हीमोपोइसिस एंड पर्टिकुलरली इन तीनों टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन इज दिस, ठीक है। ओके, अब अगर आपकी बॉडी में, अच्छा हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? नॉर्मली हम ये मानते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, जल्दी बताएंगे सब लोग। मेल और फीमेल में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? बोलेंगे। मेल में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? मेल में हीमोग्लोबिन होना चाहिए 13 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर मतलब 100 ml ऑफ ब्लड। फीमेल में कितना होना चाहिए? बोलिए, जल्दी बोलिए। फीमेल में होना चाहिए 11 से 13 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर दोनों में से इस लेवल में कमी आ जाती है, ठीक है, दोनों में अगर इस लेवल में कमी आ जाती है, देन यू पीपल सफर फ्रॉम द एनीमिया। एनीमिया डिफरेंट टाइप की हो सकती है। कैरिंग माय पॉइंट कि एनीमिया जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं।
जैसे कि बहुत सारी एनीमिया होती हैं जो कि न्यूट्रिशनल एनीमिया कहलाती हैं, ठीक है, ओके। तो न्यूट्रिशनल एनीमिया क्या होती हैं कि अगर आप भोजन अच्छे से नहीं करते, अगर आपके खाने में, जैसे अगर मैं बात करूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशनल एनीमिया, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी रही हूँ, देखिए पहली टाइप की कौन सी होती है, न्यूट्रिशनल एनीमिया, ठीक है। न्यूट्रिशनल एनीमिया में क्या होता है, अगर आयरन की कमी हो जाए, ठीक, आयरन की कमी कब होती है, जब हम लोग अच्छे से खाना पीना नहीं खाते। हम जो है बहुत ही बदमाश लोग हैं, हमें खाना पीना बिल्कुल खाना पसंद नहीं है, हम वही सब खाते हैं जो बिल्कुल ही हेल्थ की धज्जियां उड़ा देता है, जैसे हम बर्गर, पिज्जा, डोसा, मोसा ये सब खाते रहते हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग थिंग। अगर आपके डेली इनटेक में अगर आयरन नहीं है तो इट विल नॉट फॉर्म द हीमोग्लोबिन। अगर आपकी हीमोग्लोबिन नहीं बनेंगी तो आपकी आरबीसी खाली रह जाएंगी। इट इज कॉल्ड एज घोस्ट आरबीसी, ये याद रखना, ठीक है। तो ये याद रखना कि आपकी न्यूट्रिशनल एनीमिया अगर आयरन से कमी हो जाए, तो एनी टाइप ऑफ कंडीशन जिसमें आपका आयरन कम हो जाए या हीमोग्लोबिन कम हो जाए, आरबीसी फटने लगे, तो इट इज कॉल्ड, इससे क्या हो जाता है आपकी बॉडी में एनीमिया, ठीक है। तो क्या हो जाए, लो हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल काउंट कम हो जाए, ठीक है। नाउ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इज द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये मैंने, इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशनल एनीमिया। इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है आयरन की, जिससे हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। एक और टाइप की एनीमिया है जिसे आप कहते हैं परनीशियस एनीमिया। अगर आपके खाने में परफेक्ट अमाउंट ऑफ विटामिन B12 नहीं है तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से, ठीक समझिएगा बात को, अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 नहीं जा रहा है, जो कि जनरली जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं ना, उनकी बॉडी में नहीं जा पाता, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मली वेजिटेरियन लोगों की जरूरत नहीं, तो सप्लीमेंट्स बहुत सारे लोग रहते हैं, पर बहुत सारे दाल वाल में बहुत ज़्यादा रहता है बच्चों, ठीक है। तो विटामिन B12 की ज़रूरत हमेशा आपको शरीर में बनी रहती है। जो लोग भी शाकाहारी होते हैं उनके में विटामिन B12 की कमी होती है, इसलिए परनीशियस एनीमिया हो जाती है। तो क्या मैडम मांस खाना शुरू कर दे? अरे नहीं, तो फिर खाइए, आप नट्स खाइए, तो फिर आप चना खाइए, मूंग खाइए, मटर खाइए, मूंगफली खाइए, दाल खाइए, इन सब में विटामिन B12 अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थिंग। अच्छा, जैसे कि मलेरिया, मैं आपको एक और एनीमिया की बात हम कर रहे हैं तो मैं एक और चीज़ आपको बता दूं। मलेरिया के बाद भी लोगों को जनरली एनीमिया हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें आरबीसीज फटती हैं। तो मलेरिया में जो होती हैं, जो प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है, वो आरबीसी फाड़ देता है, तो जिसकी वजह से तब भी आपको एनीमिया हो सकता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनीमिया। डन। नाउ नेक्स्ट थिंग, सो दिस इज द टू हैंड्स ऑफ, वन इज द हेल्दी मैन, जिसको देखो हाथ एकदम लाल रहता है, और इसको देखो एकदम हाथ पेल पड़ गया है, पूरा वाइट पड़ गया है। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द एनीमिया। नॉर्मली 1 mm क्यूब पर, या हम ये माने एक स्लाइड पे इतने आरबीसी दिखते हैं, पर अगर आपको एनीमिया है तो सिर्फ इतने आरबीसी दिखेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमको पढ़नी है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई, कि एक होती है हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। पहले तो मैंने आपको बताई न्यूट्रिशनल एनीमिया। न्यूट्रिशनल एनीमिया खाने में आयरन कम होगा, इसकी वजह से होता है। एक होती है परनीशियस एनीमिया, खाने में विटामिन B12 कम होगा तो होगी। एक होती है हीमोलिटिक एनीमिया, मैंने वो भी आपको बताई कि जब आपको मलेरिया हो जाता है तो आपकी आरबीसीज फटने लगती हैं, तो उसका हीमोग्लोबिन बाहर आ जाता है और फिर वो किसी काम की नहीं होती है और फिर भी आपको एनीमिया हो जाता है। इट इज कॉल्ड एज हीमोलिटिक एनीमिया। डन। अब देखिए ध्यान से कि हीमोलिटिक एनीमिया, जो कि मैंने आपको बताया, इट इज कॉल्ड आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड मलेरिया, ठीक है। उसके बाद एक होती है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी एक टाइप की एनीमिया ही है, पर नॉर्मली ये खाने पीने की वजह से नहीं होती। इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि एज वी नो दैट द अल्फा एंड बीटा चेन होती है हमारे हीमोग्लोबिन में। अब इसमें क्या होता है कि आपकी अल्फा और बीटा चेन हीमोग्लोबिन की नहीं बन पाती, जिसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन ही सही नहीं बनेगा, तो आरबीसी होगी भी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो थैलेसीमिया क्या होता है? इट इज अ क्रोमोसोम नंबर 16 जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या हो जाता है? डिफेक्ट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, सो द आरबीसी साइज इज रिड्यूस। व्हाई द साइज ऑफ आरबीसी इज रिड्यूस? बिकॉज द पॉलीपेप्टाइड चेन और द हीमोग्लोबिन, जो कि 4 चेनों से मिलकर बना होता है, 2 अल्फा और 2 बीटा, हमने पहले पढ़ रखा है। तो अगर 2 अल्फा और 2 बीटा चेन अच्छे से बनेंगी ही नहीं, तो हीमोग्लोबिन अच्छे से बनेगा ही नहीं, तो आपकी आरबीसी ढंग से नहीं बनेंगी, और आपका हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आपको उन आरबीसी का कोई काम नहीं है, क्योंकि वो आपके ऑक्सीजन को पकड़ ही नहीं पाएंगी। दिस इज कॉल्ड एज थैलेसीमिया,
ठीक है। सो वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ एनीमिया, एक तो माइक्रोसिस्टिक एनीमिया भी होती है, बहुत सारे टाइप की, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ये जाननी है कि एवरेज लाइफ स्पैन आरबीसी का कहाँ होता है, कितना होता है, 120 डेज। फॉर्मेशन कहाँ है, ये मैंने आपको बताया कि फॉर्मेशन कहाँ है आरबीसी का, फॉर्मेशन है बोन मैरो में। कहाँ है, बोन मैरो में। पर जितनी भी आरबीसी होती हैं वो सब जाती कहाँ पर है, स्प्लीन में। कहाँ जाती हैं, स्प्लीन में। सो स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, इट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड का मतलब ही होता है कब्रिस्तान, ठीक। सो इट इज द कब्रिस्तान ऑफ द आरबीसी। जितनी भी आरबीसी होती हैं वो सब कहाँ जाती हैं, ग्रेवयार्ड में जाती हैं, स्प्लीन में जाती हैं। देन वो क्या करती हैं, हीमोग्लोबिन को रिलीज कर देती हैं आरबीसी को। देन जो हीमोग्लोबिन होता है वो फिर से नई आरबीसी में जाने के लिए तैयार रहता है। तो बचपन में आपकी आरबीसी जो होती हैं वो लीवर में बनती हैं, ठीक। लीवर के बाद जब आप थोड़े बड़े होते हैं देन द आरबीसी विल फॉर्म्ड इनटू द बोन मैरो। जब आप और बड़े होते हैं तो भी बोन मैरो में ही बनती है, ठीक है। तो आरबीसी बचपन में लीवर में बनेगी, ये चीज अपने को याद रखना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जामिनेशन टू। तो ये याद रखना कि आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीसी कहाँ कहाँ बन सकती है। तो आरबीसी बनती हैं लीवर में इन द बचपन, ठीक है, जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज पर रहते हैं, एम्ब्रियो नॉट बचपन, इवन एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो आरबीसी बनेंगी लीवर में इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। पर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इट विल शिफ्ट इनटू द बोन मैरो। अब आपकी आरबीसी कहाँ बनने लगी हैं, बोन मैरो के अंदर बनने लगी, विच इज द लिक्विड इनसाइड द बिग बोन्स। डन। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना जो मैं कह रही हूं। जब आरबीसी का काम हो गया आफ्टर 120 डेज, then it will goes where it will goes to the spleen, then it will release the hemoglobin, heme will detach from the globin part। उसके बाद पूरी तरीके से जो आपका आयरन होता है हीम का वो स्टोर रहता है हीम के पास। अब अगेन जब आप हीमोग्लोबिन बोन मैरो में बनाएंगे देन ये जो आयरन स्प्लीन का रहता है वो जाके बोन मैरो में हीमोग्लोबिन, नया हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। तो मैडम आयरन की कमी क्यों हो जाती है, क्योंकि आपके पास पहले से ही इतने हीमोग्लोबिन नहीं थे कि उतना आयरन रिलीज कर सकें, ठीक है। तो आयरन जो आपका स्टोर किया हुआ है वो फिर से हीमोग्लोबिन बनाने में यूज हो जाता है। और बहुत सारा आयरन फीमेल्स की बॉडी में ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से जो फीमेल्स होती हैं उनमें हमेशा आरबीसी कम होती हैं और हीमोग्लोबिन भी कम होता है। नाउ अगर आपको कमी हो गई तब तो है भैया एनीमिया, और ज्यादा हो गया उसके लिए भी तो कुछ गड़बड़ी है ना। इट इज कॉल्ड एज पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया में आरबीसी का नंबर भी बढ़ जाता है और आरबीसी का साइज भी बढ़ सकता है। नॉर्मल साइज ऑफ द ह्यूमन आरबीसी इज द 7.2 m। अब मेरी बात को ध्यान समझना, अगर किसी पेशेंट को बीमारी हो जाए, ठीक है, पेशेंट है तो ऑब्वियसली बीमारी तो होगी ही, तो अब आपको ये समझना है कि अगर कोई बीमार है तो उसका जो आरबीसी होता है उसमें लीक होने लगता है। अब आरबीसी लीक होकर जितना भी मटेरियल है अंदर, जितना भी मटेरियल है जो कि हीमोग्लोबिन है, वो लीक आउट होकर क्या हो जाती है, बाहर आने लगती है। और बाहर होने के बाद हीमोग्लोबिन निकल गया तो आरबीसी का कोई काम ही नहीं बचा। तो इन घोस्ट आरबीसी को हम शैडो आरबीसी भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि दिखती तो ये आरबीसी जैसी है पर ये आरबीसी है नहीं, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है। बीमारी हो गई तो आरबीसी में छोटा सा पोर बन गया और हीमोग्लोबिन लीक आउट हो गया, तो ये आरबीसी अब किसी भी काम की नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हीमोग्लोबिन, कितनी मात्रा, क्या बीमारी, कैसे क्या हुई, सारी चीजें मैंने आपको बताई। आई होप कि ये आपको अच्छी तरीके से दिमाग में घुस गया होगा, खोपड़ी में स्टोर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो बार बार आप वीडियोस को देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है ये। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। घर पे रहिए, सेफ रहिए, थैंक यू सो मच। Hey students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me as usual. Know that you people कि मैं हूँ शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में, इस लेक्चर में। इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आपको पता है कि लाइफ में आप बहुत अच्छा, बहुत एक्सेल कर सके। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसके लिए एक छोटा सा रिफ्रेशमेंट मैंने बनाया है, उसको मैं एक बार रिफ्रेश करा देती हूँ, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने छोड़ा कहाँ पर था, द टाइप्स ऑफ एनीमिया। इरिथ्रोसाइट हमने सब पढ़ लिया, कब बनती, कहाँ मरती है। तो बनती कहाँ है, बोन मैरो में। मरती कहाँ है, स्प्लीन में। स्प्लीन में जब मरेगी तो क्या होगा, हीम और ग्लोबिन अलग हो जाएगा। हीम में जो वेस्ट पार्ट है वो लीवर पे चला जाके फिर उसके बाद किडनी में आके फिल्टर होके बाहर हो जाएगा।
बाकी सारी चीजें जो है वो रिफ्रेश होती रहती है। जो पार्ट नहीं चाहिए और अब खराब हो गया, जैसे आयरन वगैरह जब सब खराब हो जाते हैं तो बॉडी से ये भी रिमूव कर लिए जाते हैं और इट विल डिस्ट्रॉयड बाय द WBC। तो हमेशा ये याद रखिए कि जब हीम और ग्लोबिन साथ में है तभी वो काम के हैं। अगर वो अलग अलग हो गए तो इधर इट विल गो टू द लीवर, और या तो ये फिर से रीजनरेट होकर हीमोग्लोबिन बनाने लगते हैं। तो कोई भी चीज, कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं होता है, ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि जब हम हीम और ग्लोबिन को तोड़ते हैं तो हीम से बहुत सारी चीजें निकलती हैं जो कि लीवर के पास चली जाती हैं, और ग्लोबिन जो है वो फिर से हीमोग्लोबिन के रूप में रीजनरेट होने चला जाता है। डन, कोई दिक्कत इसमें? तो इसलिए हमेशा हमें आयरन लेते रहना चाहिए ताकि नया नया फ्रेश हीम बनता रहे। ठीक है, नाउ रिफ्रेशमेंट के फॉर्म में मैंने आपके लिए एक छोटी सी स्लाइड बनाई है बच्चों। मुझे बताना कि 3 प्लाज्मा कौन से, जल्दी से अपने दिमाग पे काउंट करो कौन कौन से थे प्लाज्मा प्रोटीन। पहला था एल्ब्यूमिन जो कि सबसे ज्यादा होता है, दूसरा था ग्लोब्युलिन, ठीक है, इसको आप ग्लोबिन भी कहते हैं, और तीसरा था फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन क्या करता है? ये करता है ब्लड क्लॉटिंग, ग्लोबुलिन बनाता है एंटीबॉडी, और एल्ब्यूमिन क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस, मतलब प्रेशर मेंटेन करता है। व्हाट इज द सीरम? ठीक है, व्हाट इज द सीरम? प्लाज्मा, ठीक, माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन्स, इट इज द फाइब्रिनोजन। ठीक है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन इक्वल्स टू सीरम। डन, कोई दिक्कत? सो दिस इज वेरी हैप्पी आंसर। ठीक, सो दिस इज द सीरम। ओके, डन, कोई दिक्कत इसमें? ठीक, नाउ नेक्स्ट थिंग जो अब आपको पढ़नी है वो है व्हाट इज द एरिथ्रोपोइसिस। बताइए फटाफट, सोचिए क्या पढ़ा है मैंने? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज के फॉर्मेशन को हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। व्हाट आर द ग्लोब्युलिन्स? व्हाट आर द ग्लोब्युलिन्स बताएंगे? ये क्या है बेटा? ये है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। कितने टाइप के होते हैं बताइए? कितने टाइप के होते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। ये क्या बनाता है? एंटीबॉडी। क्या बनाता है? एंटीबॉडी। और ये किससे प्रोटेक्ट करता है आपको? इन्फेक्शन से। आई बात समझ में? ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं कि नहीं पढ़ा दी हैं? सो दिस इज द क्विक रिफ्रेशमेंट जो मैंने आपको लास्ट की कुछ क्लासेस में पढ़ाया। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, ठीक, व्हिच इज द WBC। तो आरबीसीज मतलब एरिथ्रोसाइट के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं WBC के बारे में। इसको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इनका नाम है व्हाइट ब्लड सेल। देखो लड़ रही है ना बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के, बैक्टीरिया आ रहा, आ मैं तुझे खा जाऊंगी, पर तो WBC बोल रही है आ तुझे बताते हैं हम। तो दीज आर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो दीज आर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। कोई भी आए इसे वो लताड़ कर बाहर फेंक देती हैं। देयर आर सम एक्सेप्शनल डिजीजेस जो इनको ही मार देते हैं, उनके बारे में मत बात करो क्योंकि ऐसे एक्सेप्शन तो हर जगह ही है बच्चों। तो ये क्या करते हैं? आपके बॉडी में इंफेक्शन को लात मार के बाहर फेंक देती हैं। सो दीज आर द सोल्जर्स ऑफ योर बॉडी। व्हाइट इज कॉल्ड एज व्हाइट ब्लड सेल बिकॉज द कलर इज व्हाइट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसीलिए ये व्हाइट कलर की होती हैं। ओके, कोई दिक्कत? इनका कोई शेप नहीं होता है बच्चों, देयर इज नो शेप। जैसे डिस्क शेप की होती है ना आपकी आरबीसीज, वैसे ही इनका कोई शेप नहीं होता। ओके, इनका कोई भी शेप नहीं होता। ये शेप नहीं होने का कारण मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर इनका कोई भी शेप नहीं होता। नाउ नंबर की मैं बात करूं, ये बहुत ही कम नंबर पे होती हैं एज कंपेयर टू एरिथ्रोसाइट। मैं रेशियो की बात करती हूं, आरबीसी रेशियो WBC की। ठीक है, मैं इन दोनों की बात कर रही हूं। अगर आरबीसी है 600 तो WBC है सिर्फ 1। ये रेशियो है। अगर आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल है 600 तो WBC सिर्फ और सिर्फ 1 होती है। तो आपने मिलियंस पढ़ा था 1 mm³ पे, ठीक, पर ये होती हैं 6 से 8000। मिलियंस क्या होती हैं? आरबीसी। ये होती है 6 से 8000 mm³। डन। तो ल्यूकोसाइट जो होती है, जैसे आरबीसीज के पास आपके न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है, पर इनके पास न्यूक्लियस होता है और सेल ऑर्गेनेल भी होते हैं जो कि ये बताते हैं
कि ये डिवाइड हो सकती हैं, ये अपना नंबर बढ़ा सकती हैं, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस और बाकी सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं और ये अमीबॉइड फैशन पे मूव करती हैं। चलिए मैं बताती हूँ कि व्हाट इज द अमीबॉइड फैशन। जैसे मान लीजिएगा, समझिएगा, ब्लड फ्लो हो रहा है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, टन। अब ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो है ब्लड है, उसमें आरबीसीज भी हैं और डब्ल्यूबीसी भी है। कभी कभी हम लोग जब गिर जाते हैं बेटा, जब हम लोग को छिल जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हम लोगों को खून नहीं निकलता, पर वहां पे रेडनेस बन जाती है, वहां पे फूल जाता है, सूज जाता है, जलन होती है, दर्द होता है कि नहीं होता है? मैं कोई नई बात तो नहीं बता रही हूँ, हमें हर कभी गिर जाते हैं अपन लोग। तो इसका मतलब क्या है कि खून नहीं निकला, मतलब आरबीसीज तो बाहर नहीं आई हैं, पर फिर भी अगर आप गिर गए तो हम फ्लोर से टच हो गए और बहुत सारा इन्फेक्शन हमारे वुंड एरिया पे, चोट एरिया पे लग गया है। बेटा अगर चोट लग गई है, थोड़ा सा भी खरोच आ गई, तो वहां से वो बैक्टीरिया अंदर घुस सकता है, ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा और तुम्हें बहुत ज्यादा बढ़ सकता है इन्फेक्शन। अब मेरी बात समझना, जब हम लोग छोटा सा कट होता है जो कि आपको दिख भी नहीं रहा है, फिर भी उस जगह पे डब्ल्यूबीसी आ जाती है क्योंकि कलरलेस और इतनी माइन्यूट है, तो वो तुम्हें दिख नहीं रही है। अब इतनी छोटी सी जगह से कैसे आ गई, आप समझना। अमीबॉइड फैशन का मतलब ही यही होता है कि जिस जगह पे जाना है ना, उस जगह पे जाओ और शेप चेंज कर लो, और जिस जगह पर इंफेक्शन हो रहा है उस जगह पर इकट्ठा हो जाओ। मेरी बात समझे कि अगर आपका शेप रिजिड रहेगा, कठोर रहेगा, टफ रहेगा, तो आप उस जगह पर कभी नहीं पहुंच पाओगे जहां पर आपको जाना है। इसलिए डब्ल्यूबीसी का कोई शेप ही नहीं है, इसलिए वो हर उस जगह पर जा सकती है जहां पर इंफेक्शन है। जैसे देखो मुड़ रही है ना, देखो मुड़ गई ना, दो सेल्स के बीच में घुस जा रही है, दो सेल्स के देखो घुस रही सेल्स के बीच में। हर सेल जो अपना शेप नहीं चेंज कर पा रही वो हट जा रही है, वो उनके बीच में ऐसी वैसी कैसी कर करके घुस रही है, इसलिए इनका कैसा मूवमेंट है, अमीबॉइड मूवमेंट, और इनका कोई शेप नहीं होता है। The movement of the leukocyte through the capillary wall is refers to as diapedesis। इसको मैं एक सेपरेट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। तो जब आप ब्लड वेसल की वॉल को ऐसे 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 मुड़कर पार करते हैं, इस मूवमेंट को आप कहते हैं डायपेडेसिस। और डब्ल्यूबीसी के पास ये स्पेशल जो एक्शन है बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से काम करती हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा भी देती हूँ। अभी तो ये ल्यूकोसाइट का टाइप हो गया, इसमें समझाती हूँ मैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। सपोज दैट कि इस जगह पर मुझे चोट लगी है, ठीक है, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे आप लोग, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सपोज दैट कि इस जगह पर मुझे चोट लगी हुई है, ठीक, दिस इज माय द वुंड एरिया, चोट है ये मेरी, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे कि दिस इज द इंजरी, ठीक, ये इंजरी हुई है, ठीक। आप समझना ये क्या करती है, मैं बिल्कुल थोड़ा सा बता रही हूँ, एक सेपरेट लेक्चर में इसका बनाऊंगी कि किस तरीके से डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन के साइड पे आ जाती हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना। अब यहाँ पर ये क्या है, आपकी स्किन है, ठीक है, मैं एक स्किन भी बना देती हूँ ताकि आपको और क्लियर रहे, ठीक। सो दिस इज माई स्किन, ठीक है, सो दिस इज द स्किन। अब क्या हुआ कि स्किन पे ये क्या लग गया है, वुंड लग गया है, चोट लग गया है, ठीक। सो दिस इज द इंजरी। अब जैसे ही इंजरी है, इसके नीचे क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक। इस ब्लड वेसल में क्या है, ये क्या है बताओ, क्या बनाया मैंने, आरबीसी। और इसी ब्लड वेसल्स में क्या है बताओ, इसी ब्लड वेसल्स में है डब्ल्यूबीसी, जिनका कोई शेप नहीं होता, ठीक। सो इसी ब्लड वेसल्स में क्या है, आरबीसी, और इसी ब्लड वेसल में क्या है बच्चों, डब्ल्यूबीसी। लेट मी ड्रॉ, दिस इज द आरबीसी, ठीक, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द डब्ल्यूबीसी। डन। अब समझना, जैसे ही चोट लगी अपने को, जैसे ही चोट लगी, तुरंत सिग्नल किस सेंसेशन किसके पास गया, तुरंत सेंसेशन गया ब्लड वेसल्स के पास। अब मान लो, समझना बात को, कि खून नहीं निकल रहा है, बस खरोच आई है, तो डब्ल्यूबीसी पता है क्या करेंगी, इसको जैसे सिग्नल मिला, सपोज दैट कि इसको सिग्नल मिल गया है, ठीक, दिस डब्ल्यूबीसी causes the signal या catches the signal, then this WBC give the signal to the बहन 1, ये इसको सिग्नल देगी, ये वाली इसको सिग्नल देगी, ये वाली इसको सिग्नल देगी, सॉरी ब्लू 1 तो वो थी, चलो इसी को अपन लोग क्या मान लेते हैं। सो मान लो कि सिग्नल किसके पास पहुंच गया, इसके पास पहुंच गया, ठीक है, लेट मी रब दिस, ठीक। तो ये किसको सिग्नल देगी, इसको सिग्नल देगी, ओके।
तो ये किसको सिग्नल दिया, इसको सिग्नल दिया, ये वाली किसको दी, इनको दी, ये वाली किसको दी, इनको दी। आप मेरी बात को समझे कि मान लीजिए कि सिग्नल जो है इसके पास आ गया है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए ठीक कि ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ठीक, सो दिस इज योर ब्लड वेसल। सबसे पहले सिग्नल किसके पास आया, सबसे पहले सिग्नल आया इस WBC के पास, डन। सिग्नल किसके पास आया, इस WBC के पास आ गया। इस WBC ने इस WBC को सिग्नल दिया, इस WBC ने इस WBC को सिग्नल दिया, इस WBC ने इस WBC को सिग्नल दिया। अब मेरी बात समझना कि जैसे ही चोट लगती है वैसे ही सबसे पहले जिस WBC को पता चलता है वैसे वो क्या निकालती, केमिकल, क्या निकालती, केमिकल। और वो बाजू वाली बोलती चल चलो चलो जल्दी चलो, उस जगह पे चलना है जहां पे इन्फेक्शन को मारना है। अब ये क्या करेंगी, ध्यान समझना, अब ये क्या करेंगी, सब लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अभी दूसरा डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, बिल्कुल आपको समझ में भी क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। अब ये क्या करेंगी कि एक ही जगह पर सारी क्या हो जाएंगी, इकट्ठा, ठीक, एक ही जगह पर क्या हो गई, सारी इकट्ठा, क्योंकि सबने एक दूसरे को बुला लिया है, केमिकल रिलीज किया और सारी एक जगह पर इकट्ठा हो गई हैं, डन। और यहां पर आपको क्या लगी है, इंजरी। थर्ड स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, ठीक, ये देखिए थर्ड वाले में आपने देखा कि ये अपना शेप चेंज कर करके, देखो ये देखो, ये अपना शेप चेंज कर करके उस जगह पर आए जा रही हैं। एक आध तो निकल भी आई है, बड़ी होशियार है, जहां पर इंफेक्शन है, जहां पर इंफेक्शन लगा हुआ है, और इंफेक्शन को चारों तरफ से घेर लेंगी और फिर उस इंफेक्शन को किल कर देंगी। मेरी बात समझे आप। तो क्या होता है कि जैसे इंफेक्शन आता है वैसी सेंसेशन मिलता है आपकी ब्लड वेसल्स को। मान लो कि खरोच है, कोई खून वून नहीं निकल रहा, मतलब आरबीसी तो बाहर नहीं आया है, तो जैसे ही सिग्नल पहली WBC को मिलेगा वो दूसरी को देगी, दूसरी तीसरी को देगी, तीसरी चौथी को देगी, सारे एक दूसरे को सिग्नल देती जाएंगी, बोलेंगी चलो आओ बहन इस सबको मारते हैं। अब एक जगह पर सारी कलेक्ट हो गई, अब धीरे धीरे निकल कर अपना शेप चेंज कर करके उस जगह को घेर लेंगे जहां पर इंफेक्शन है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डायपिडेसिस। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, डायपिडेसिस। समझ गए आप लोग अब क्या होता है डायपिडेसिस। चलिए अब अपन लोग देखते हैं, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ये हो गया अपना डायपिडेसिस क्या होता है, ये वाली मैकेनिज्म आप समझ गए। मैं एक लेक्चर पे आपको इसका डायग्राम और अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। अब देखिए, अब आप समझिए, जब आपको आरबीसी की कमी थी, जब आपको आरबीसी की कमी थी तो आपको कौन सी बीमारी थी, एनीमिया। जब आपको ल्यूकोसाइट या WBC की कमी है, ठीक, अगर आपको WBC की कमी है तो आपको है ल्यूकोपीनिया। क्या है ल्यूकोपीनिया, प्लीज कॉपी में नोट डाउन करेंगे, क्योंकि जब आप बाद में वीडियो देखेंगे तो मे भी जो है, तो मतलब आप पीछे देखने लगेंगे तो मे भी ये मैं मिटा दूं, तो लिख लेंगे ल्यूकोपीनिया, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपकी WBC क्या हो गई ज्यादा, तो इट इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस, इट इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस। अब समझना, कभी आप लोगों ने ब्लड कैंसर के बारे में सुना है, बिल्कुल सुना है मैडम। तो ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया एक बीमारी है विच इज कॉल्ड एज ब्लड कैंसर। इसमें इनॉर्मस WBC का इंक्रीज हो जाता है बच्चों, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ल्यूकेमिया इज द डिजीज जिसमें बहुत ज्यादा WBC बढ़ जाती हैं, अबंडेंट, बिना मतलब की WBC जो डिफेंस में काम नहीं करती हैं। तो ल्यूकोसाइटोसिस क्या होती है, जिसमें अपन ने WBC का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। कई बार आपको ल्यूकेमिया के बारे में मैंने बताया कि WBC का नंबर इनॉर्मसली अबंडेंटली बढ़ता जाता है, पर उन WBC का कोई काम नहीं है, क्योंकि वो शेप वैसा नहीं रख रही, मतलब शेप तो वैसे भी नहीं है, पर वो इंपेयर WBC, वो काम की WBC नहीं है, इनॉर्मस कैंसरस WBC है। कैंसरस WBC क्या होती है मैडम, कैंसरस WBC वो होती हैं जो कि हैं तो WBC की, पर वो आपकी बॉडी की नहीं, इसलिए बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं, बॉडी उन्हें पहचानती नहीं, करते रहो तो वो डिफेंस में कोई हेल्प नहीं करती हैं, और उनका नंबर एबंडेंटली इनॉर्मसली बढ़ता ही जाता है, और फिर आपको ल्यूकेमिया हो जाता है। इलाज क्या है, कोई इलाज नहीं बेटा, बार बार आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड चेंज करवाना पड़ेगा, ठीक है। सो WBC के बारे में मैंने आपको बताया कि ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपेनिया, ये सब क्या होते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 3 to 4 डेज तक हो सकता है। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कहाँ पर हो सकता है, 3 to 4 डेज तक हो सकता है। बनते कहाँ पर हैं, बोन मैरो में बन सकते हैं,
थाइमस में बन सकते हैं। यहाँ पर मरते कहाँ पर हैं? मरते या तो स्प्लीन में जाके मर सकते हैं। नॉर्मली स्प्लीन में नहीं मरते। एक्चुअली क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई डब्ल्यूबीसी मर गई तो उसकी बहन जी डब्ल्यूबीसी उसे खा जाती है। बड़ी खतरनाक फैमिली भाई, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अगर कोई डब्ल्यूबीसी मर गई, आरबीसी मर गई तो कोई नहीं खाता उनको, वो सीधा कहाँ जाके मरती हैं? वो आपके बोन मैरो में ही जाके मरेंगी, सॉरी स्प्लीन में ही जाके मरेंगी। पर इनके साथ ये है कि अगर एक डब्ल्यूबीसी मर गई तो उसकी पड़ोसी डब्ल्यूबीसी उसको खा जाती है। तो वो मर गई तो उसकी पड़ोसी, वो मर गई तो उसकी पड़ोसी। तो इस तरीके से डब्ल्यूबीसी का जो नंबर होता है वो मेंटेन रहता है। ये हमेशा फाइटिंग में हेल्प करती हैं, बिल्कुल डटी रहती हैं, लड़ती रहती हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि एचआईवी जो होता है ना बच्चों, वो डब्ल्यूबीसी में ही घुस जाता है और वो डब्ल्यूबीसी को ही डैमेज करने लगता है। तो होता क्या है कि जो आपका एड्स होता है उसमें डब्ल्यूबीसी का नंबर जो होता है, एक स्पेशल टाइप की डब्ल्यूबीसी जो मैं बाद में बताऊंगी भी, तो उनका नंबर गिरने लगता है और फिर आप एचआईवी या एड्स से नहीं मरते, बाकी सब बीमारियों से मर जाते हैं। तो ये चीज़ अपने को याद रखना है कि इनका नंबर अपने को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। ये बात आप समझ गए। तो आई होप कि आपको रिफ्रेशमेंट अच्छे से हो गया होगा, रिविजन अच्छे से हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो डब्ल्यूबीसी समझ गए आप अच्छी तरीके से, डायपेटाइसिस समझ गए आप अच्छी तरीके से, बाकी पूरी कहानी ल्यूकेमिया, साइटोपिनिया ये सब समझ गए आप, ल्यूकोपिनिया वगैरह, ठीक। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, विल डील अबाउट द पार्ट्स ऑफ द ल्यूकोसाइट्स। तो घर पे रहो, सेफ रहो और अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच। Hey students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी, as you know that. इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है, हर चैप्टर आपको फ्री में पढ़ाया जाता है ताकि आप अपने लाइफ में बहुत एक्सेल कर सकें, ठीक है, आप एक अच्छा नाम बना सकें, अच्छा नाम कमा सकें। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में मैंने आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया था, आज मैं डब्ल्यूबीसी के पहले टाइप के बारे में बताने वाली हूँ। तो नॉर्मली वी नो, सब कुछ डब्ल्यूबीसी के बारे में बेटा बता दिया है मैंने, सब कुछ बता दिया है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब आपको समझना है कि जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ये व्हाइट कलर के होते हैं, जैसा कि आपको पता है। माइक्रोस्कोप के अंदर ये आपको दिखाई नहीं देते हैं, पर अगर आप इनको स्टेन करेंगे, ठीक है मैडम, ये क्या बोल रहे हैं, स्टेन क्या होता है, अब आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपने ब्लड क्या किया, स्मीयर बनाया। स्मीयर मतलब एक ड्रॉप ब्लड लीजिए, एक ड्रॉप ब्लड लेने के बाद क्या करना है आपको उसको क्या करना है, ऐसे फैलाते जाना। तो उसको थोड़ा ड्राई कर लीजिए, उसके बाद उसमें कोई स्टेन डालिए। स्टेन होता है कलर। उसके बाद उस स्टेन को डालने के बाद माइक्रोस्कोप के नीचे लगाइए। माइक्रोस्कोप के नीचे जब आप लगाएंगे तो जो सेल्स होती हैं, जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, वो डाई को पकड़ लेती हैं और आपको कलर दिखाई देती है। तो आप जिस कलर की डाई यूज करेंगे उस कलर की डब्ल्यूबीसी दिखाई देंगे। डाई के आधार पर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, जो कि मैंने आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। ल्यूकोसाइट कंटेनिंग ग्रैन्यूल्स, आप ल्यूकोसाइट जो होते हैं जनरली ये दो टाइप के होते हैं। एक जिनके पास ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये जो डॉट 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 दिख रहे हैं आपको, ये होते हैं ग्रैन्युलर डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट। और एक होते हैं प्लेन डब्ल्यूबीसी जिसके पास कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते और इनके पास न्यूक्लियस इस टाइप का दिखाई देता है, ठीक है। न्यूक्लियस का शेप भी कोई डिसाइडेड नहीं है, इसमें अलग अलग शेप के डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हर डब्ल्यूबीसी का न्यूक्लियस का शेप थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, पर आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि जिन डब्ल्यूबीसी के पास ग्रैन्यूल्स होते हैं उनको आप कहते हैं ग्रैन्युलर डब्ल्यूबीसी, और जिनके पास ग्रैन्यूल्स नहीं होते बेटा उनको कहते हैं ए ग्रैन्युलर डब्ल्यूबीसी। बस इतनी बात अपने दिमाग में अभी घुसा लीजिए कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी बच्चों, वन इज द ग्रैन्युलर डब्ल्यूबीसी एंड सेकंड इज द ए ग्रैन्युलर डब्ल्यूबीसी। इफ द डब्ल्यूबीसी हैज सम दानेदार पार्टिकल कॉल्ड एज ग्रैन्यूल, दिस डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड एज ग्रैन्युलर डब्ल्यूबीसी। If it does not have anything, अगर कुछ नहीं है तो it is called as granular WBC. Now next thing, ल्यूकोसाइट कंटेनिंग ग्रैन्यूल्स, ठीक है, जिसके पास ग्रैन्यूल्स होते हैं उनको कहते हैं ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी। इट इज अ हाइलाइटेड पॉइंट, ध्यान से देखिए। और जिनके पास नहीं होता उनको कहते हैं ए ग्रैनुलोसाइट, ठीक है। अब मैं आपको शुरू कर रही हूं सबसे पहले पढ़ाना ए ग्रैनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ए ग्रैनुलोसाइट के दो टाइप होते हैं बच्चों, एक होता है मोनोसाइट और एक होता है लिम्फोसाइट, ठीक है। एक होता है मोनोसाइट और दूसरा होता है लिम्फोसाइट, ठीक है। ध्यान समझिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिम्फोसाइट के बारे में। अच्छा, लिम्फोसाइट के बारे में हम लोग लिम्फेटिक ऑर्गन लिम्फ में भी पढ़ेंगे तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो लिम्फोसाइट के बारे में हम लोग वहां पे भी हम लोग पढ़ेंगे एक बार, ओके। तो लिम्फोसाइट जो होते हैं वो टोटल 25% होते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी के,
ठीक है। इट इज द सेकेंड मोस्ट न्यूमरस टाइप ऑफ द डब्ल्यूबीसी। सबसे ज्यादा क्या होती है, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, जो कि ग्रैनुलोसाइट है, ठीक है। सो एक ग्रैनुलोसाइट जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस होगा, किसी भी प्रकार का कोई ग्रैन्यूल नहीं होगा। इट इज द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी यही होती हैं, ये होती हैं। इसके पास स्मॉल सेल होती हैं और इनके पास राउंड, ऑलमोस्ट राउंड न्यूक्लियस होता है और इसमें बहुत ही थोड़ा सा साइटोप्लाज्म पाया जाता है। चलिए देखें काम क्या करती हैं, ध्यान से समझेंगे आप लोग सब लोग इस डायग्राम को। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम। लास्ट क्लास में या उसके पहले की क्लास में जहां तक मुझे याद है मैंने आपको बताया था इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में। किसके बारे में, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, वन इज एल्ब्यूमिन, सेकंड इज फाइब्रोनोजन एंड थर्ड इज ग्लोबुलिन। ग्लोबिन प्रोटीन मेक्स द इम्यूनोग्लोबिन विच इज कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। क्या कहलाती है, एंटीबॉडीज। लेट मी एक्सप्लेन लिटिल बिट अबाउट द एंटीबॉडीज, ठीक है। देखते हैं एंटीबॉडीज क्या होती हैं, ध्यान से देखें। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में घुसता है तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं। एंटीबॉडीज इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। एंटीबॉडीज जो होती हैं इनका शेप वाई शेप का होता है, ये इस तरीके का इनका शेप होता है, ठीक है, ओके। तो सपोज दैट कि कोई इन्फेक्शन जो है वो घुस गया है, ठीक है। सपोज दैट कि कोई इन्फेक्शन क्या है, घुस गया है, तो ये होती है इट इज द एंटीजन, इट इज द एंटीजन, इट इज द एंटीबॉडी। और ये जो साइट आपको दिख रही है ये इट इज कॉल्ड एज एंटीजन बाइंडिंग साइट। इट इज कॉल्ड एज बच्चों एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। अब आपका जो एंटीजन है वो यहां पर आकर बाइंड हो जाएगा और उसको क्या करेंगी, ये न्यूट्रलाइज कर देंगी। क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगी। न्यूट्रलाइज मतलब उसका जो पॉइजनस पार्ट होगा वो बिल्कुल डीनेचर करके उसको बिल्कुल इफेक्टलेस घोषित कर देंगे, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आपको समझना है कि बी लिम्फोसाइट जो होती हैं जनरली वो बनती है बोन मैरो में। कहाँ बनती हैं, बोन मैरो में। बोन मैरो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बी लिम्फोसाइट सेल्स देखो ऐसी होती हैं, कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं। इनका राउंड न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है ये, और इनके ऊपर वाई शेप की इस टाइप के रिसेप्टर होते हैं जिनको आप कहते हैं एंटीबॉडीज। क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज। मेरी बात समझे, ध्यान समझिए, दिमाग पे घुसाइए, बिल्कुल अच्छे से घुसाएंगे आप। बी लिम्फोसाइट जो होते हैं इस टाइप की सेल्स होती हैं, इट इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। इनके ऊपर वाई शेप के रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें आप कहते हैं बी सेल रिसेप्टर, या इसी को आप एंटीबॉडीज भी कह सकते हैं। जुड़ी किससे हुए हैं, बी लिम्फोसाइट से जुड़ी हुई हैं। जब भी कोई इन्फेक्शन घुसता है, सपोज दैट ये इन्फेक्शन घुस रहा है, तो एंटीजन बाइंडिंग साइट पे जाकर कोई भी इन्फेक्शन बाइंड हो जाता है। बाइंड होकर वो उसे इतना हिला डुला के न्यूट्रलाइज कर देती है कि अब इतना ज्यादा मतलब न्यूट्रलाइज कर देंगी, कहीं उसको रप्चर कर देंगी, मतलब रप्चर तो नहीं कर सकती, न्यूट्रलाइज कर देती, न्यूट्रलाइजिंग पावर होता है इनके पास, तो न्यूट्रलाइज करके छोड़ देती हैं। अब वो कभी भी इन्फेक्शन आपको नहीं कर सकता। तो मैडम ब्लड में छोड़ देंगे तो क्या होगा, डब्ल्यूबीसी खा जाएगी दूसरी वाली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग अब आपको समझना है टी लिम्फोसाइट के बारे में। दे आर वेरी 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 डेंजरस टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट और द डब्ल्यूबीसी। ये जो लिम्फोसाइट होती हैं, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा करती क्या है ये, ठीक है। सबसे पहले व्हाई इट इज कॉल्ड एज टी लिम्फोसाइट, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, ठीक है। इसको आप टी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं, टी लिम्फोसाइट कहने का कारण ये है क्योंकि ये थाइमस में बनती हैं। कहाँ बनती हैं, थाइमस में। थाइमस इज द ग्लैंड जो कि गले के नीचे होती है, ठीक है। तो आपको ये समझना एक्चुअली होता क्या है बच्चों, प्यारे बच्चों, सॉरी। तो होता क्या है कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों ही आपके बोन मैरो में बनती हैं, पर जो टी लिम्फोसाइट होती हैं बेसिकली वो मैच्योर होने के लिए, बड़ी बड़ी होने के लिए, अच्छी मैच्योर हो जाने के लिए कहाँ पर जाती हैं, थाइमस से। इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि थाइमस में बनती है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। बी लिम्फोसाइट ने क्या किया, बी लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडी मीडिएटेड किलिंग की। क्या की, एंटीबॉडी मीडिएटेड किलिंग की। मैडम ये क्या है, अब जब भी कोई इन्फेक्शन आता है तो आपकी जो बी लिम्फोसाइट सेल होती हैं उनके ऊपर वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको आप एंटीबॉडी कहते हैं। ये एंटीबॉडी किससे बनी हुई है, ये एंटीबॉडी आपके प्रोटीन से बनी हुई है जो कि ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ये इन्फेक्शन को बाइंड करके उसे न्यूट्रलाइज करके छोड़ देती हैं। जो डेड बॉडी इसकी बची हुई है उसको बाकी डब्ल्यूबीसी फैगोसाइट कर लेती हैं, ये खा जाती हैं, ठीक है। ये एक्शन हुआ किसका, बी लिम्फोसाइट का। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टी लिम्फोसाइट, किसके बारे में बात कर रही हूं मैं, टी लिम्फोसाइट के बारे में, तो ये हमेशा इन्फेक्शन को डायरेक्ट किल कर देती हैं। क्या कर देती है, डायरेक्ट। देखिए तो ये है आपकी टी सेल, ठीक है, ओके। दीज आर द पुलिस मैन ऑफ द बॉडी।
ये हमेशा सेल को फाड़ देती हैं, बहुत ही डेंजरस तरीके से सेल को मारती हैं। अरे तुम्हारी सेल को नहीं मारेंगी बेटा, इन्फेक्शियस सेल को मारेंगी। तो देखो पुलिस की टोपी भी पहनी हुई है। तो इनके पास सेल रिसेप्टर होते हैं, ये रिसेप्टर जाकर बाइंड हो जाते हैं सेल से, और सेल का जो इन्फेक्शियस सेल है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ कुछ भी है, उसको क्या धीरे धीरे पतला करते जाएंगे और उसको फाड़ देंगे, सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा और सेल मर जाएगी। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल। एक होती है साइटोटॉक्सिक टी सेल और एक होती है हेल्पर टी सेल। ठीक है, अब देखो साइटोटॉक्सिक टी सेल को देखो, इंजेक्शन लिए घूम रही है, आओ बताते तुम्हें, आओ ये देखो इंजेक्शन लिए घूम रही है। अब जैसे ही कोई बैक्टीरिया घुसेगा दन्न से जाएगी और छेद देगी। ठीक है, तो इनके पास ये जो रिसेप्टर होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। ये जाते हैं और जाके सीधे बैक्टीरिया के अंदर घुस जाते हैं, बैक्टीरिया में छेद हो जाता है, सारा मटेरियल बाहर आ जाता है। ये होती है हेल्पर टी सेल। ठीक है, ये हेल्पर टी सेल बड़ी मजेदार है। हेल्पर टी सेल ये बोलती है चलो चलो आ गया है इन्फेक्शन। हेल्पर टी सेल ये बोलती हैं, ये हेल्प करती हैं इवन आपकी बी लिम्फोसाइट को भी निकालने में। तो हेल्पर टी सेल बोलती हैं चलो बी वाले तुम्हारा वो काम आ गया, तुम उस टाइप तुम उसको किल करो। ये बोलती हैं साइटोटॉक्सिक, साइटो का मतलब है सेल, टॉक्सिक का मतलब जहरीला। ये लेके इंजेक्शन घूम ही इसलिए रहा है कि ऐसी कोई सेल जिसके, अच्छा सपोज दैट, मेरी बात को ध्यान समझना, मेरी बॉडी की सेल है, मेरी बॉडी की, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया घुस गया है, सेल बिल्कुल जो है सेल, अब तुम बैक्टीरिया को मारना है तो तुम्हें उस सेल को ही मारना पड़ेगा ना। तो तुम क्या करोगे, तुम इस इंजेक्शन को लेके जाओगे, सेल के अंदर घुसेड़ दोगे, बैक्टीरिया को मार दोगे, पर इससे तुम्हारी सेल भी मर जाएगी, ये चीज याद रखना। तो साइटोटॉक्सिक सेल डायरेक्ट सेल को मार देती है। जो बी लिम्फोसाइट होती है ये सेल को न्यूट्रलाइज कर देती है, इन्फेक्शियस सेल को। ठीक है, और ये डायरेक्ट किलिंग पे विश्वास रखते हैं टी सेल, ये न्यूट्रलाइज करने पे विश्वास रखते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द लिम्फोसाइट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होती हैं, दीज आर द लार्ज लिम्फोसाइट, अमीबॉइड शेप की होती हैं, इनका ऐसा सच कोई शेप नहीं होता, जैसे अमीबा होता है ना वैसे ये होती हैं। इनके पास हॉर्स शू शेप या किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है ताकि ऑक्सीजन को फटाफट पकड़ सके। ठीक है, वैसे तो ये छोटी रहती है और ऐसे दिखाई देती है, पर जब ये टिश्यू के अंदर जाती है ना, तो ये विकराल रूप धारण कर लेती हैं। विकराल रूप धारण कर लेती हैं मतलब कि ऐसा बिल्कुल ऐसा शेप, बिल्कुल ये अमीबा के शेप की कन्वर्ट हो जाती हैं, और तब इन्हें कहते हैं आप मैक्रोफेजेस। क्या कहते हैं, मैक्रोफेजेस। तो मोनोसाइट को अगर कोई मैक्रोफेज बोलता है तो इट इज द फॉर्म ऑफ मोनोसाइट। ठीक है, तो जब ब्लड में रहती हैं तब तो ये छोटी रहती हैं, तो इन्हें आप मैक्रोफेज कहते हैं, पर जब ये बहुत बड़ी हो जाती हैं देन इट इज कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या करती हैं, जैसे कभी भी आपने देखा होगा अमीबा की किलिंग के बारे में सुना हो, अमीबा को कैसे खाना खाता है, सेम टू सेम ये ऐसे ही करती हैं। ये क्या करती हैं ना, इनके पास लाइसोसोम होता है। क्या होता है, लाइसोसोम होता है। ठीक है, अब इनके पास इनकी वॉल्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा एंजाइम्स निकालती हैं, तो ये क्या करते हैं, ट्रैप करके अंदर ले लेती हैं बाय द फैगोसाइटिक एक्शन। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, any type of eating by the cell, any type of eating by the cell. If I am eating something, if my cell is eating something, then it is called as phagocytosis. तो जब मोनोसाइट ब्लड में रहती हैं तो ये छोटे रहती हैं, तो इन्हें कहते हैं मोनोसाइट, पर जब ये टिश्यूज के अंदर चली जाती हैं तो ये बड़ी और विकराल रूप धारण कर लेती हैं, इट इज कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस। मैक्रो का मतलब बड़ा, फेजेस का मतलब खाती हैं। तो कोई भी इंफेक्शन अंदर घुस गया, बैक्टीरिया घुस गया, वायरस घुस गया, कुछ भी, तो ये पट से ऐसा करके घुसेड़ लेंगी और इसकी जो सेल वॉल्स हैं खूब सारे एंजाइम्स निकालेंगी और सेल के अंदर ही डाइजेस्ट कर देती हैं। ठीक है, और डाइजेस्ट करके जो डाइजेस्टिव मटेरियल निकला वो मेम्ब्रेन से बाहर कर देती हैं। मेम्ब्रेन से बाहर निकालोगे, ब्लड सर्कुलेशन में आएगा, किडनी से फिल्टर होकर बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप इतनी बात को समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में और डिटेल से बताऊंगी, मैक्रोफेजेस को एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सो आई होप यू लर्न द वीडियो, enjoyed द वीडियो। ये समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे बताना। ठीक है, घर पे रहिए, सेफ रहिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।